मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहंस दशरथ अजर बिहारी। नमस्कार प्यारे साथियों, आज की ऑनलाइन क्लास में आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत है, वंदन एवं अभिनंदन है। तो कैसे हैं प्यारे साथियों, आज हम लोग धमाकेदार प्रैक्टिस करने जा रहे हैं। एक ऐसा सेशन लेने जा रहे हैं जिसमें बहुत सारे बेहतरीन प्रश्न आने वाले हैं। यूपीएसआई, यूपीबी, एसएससी, यूपी पुलिस असिस्टेंट ऑपरेटर के बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चन आएंगे, जिनके शॉर्टकट टेक्निक्स अगर आपको सीखने हैं तो आज का सेशन आपको पूरा देखना होगा, सारे सवाल करने होंगे। तो सभी विद्यार्थियों से निवेदन है कि सेशन स्टार्ट करने से पहले सभी विद्यार्थी कॉपी पेन लेकर के बैठ जाएं, ताकि जो भी सवाल यहाँ पे आता है उसको पहले खुद से सॉल्व करने की कोशिश करें, प्रैक्टिस करें, एंड देन आप मेरे से उसका सॉल्यूशन देखें। चलिए, तो एक बार जल्दी से सभी विद्यार्थी प्रेम से बोल देंगे, अयोध्यापति श्री रामचंद्र की जय हो, पवन सुत हनुमान की जय हो। तो ये रहे बेहतरीन सवाल, ये रहा पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर। ये देखिए, पढ़िए बेटा ध्यान से इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन लिखा है, एक आदमी के पास क्या है बेटा, दो जमा राशियां हैं, और जिसमें से एक क्या है 15,000 रुपए की है, वो 12% की रेट पर, और दूसरी क्या है बेटा 18,000 रुपए की है, 15% की साधारण ब्याज की दर से जमा करता होगा। सवाल बस इतना पूछ रहा है आपसे कि वह कुल राशि का बेटा कितना प्रतिशत वार्षिक ब्याज के रूप में अर्जित करता है। तो क्वेश्चन किसमें आया है बेटा, ये यूपी पुलिस असिस्टेंट ऑपरेटर 2024 की परीक्षा में आया हुआ सवाल है। अब मैं आपको इस सवाल का बड़ा ही आसान तरीका बताने जा रहा हूं। हो सकता है ये सवाल अभी आपको आता हो या ना आता हो, लेकिन सीख लीजिए, क्योंकि एग्जाम में हो सकता है आपके पास ऐसा सवाल आपको देखने को मिल जाए। तो करना कैसे है, इसको ध्यान से देखिएगा बेटा। क्वेश्चन में लिखा है 15,000 रुपए पर 12% की रेट से और 18,000 रुपए पर 15% की रेट से साधारण ब्याज मिलता होगा, है ना। तो हमें लिखना कैसे इसमें सवाल में, बहुत ध्यान से देखिएगा बेटा। सबसे पहले आपको क्या कर लेना है कि 15,000 रुपए पर कितने पर भाई, 15,000 रुपए पर कितना मिल रहा है बताइए जरा, 12% का ब्याज मिल रहा है, और 18,000 रुपए पर 18,000 रुपए पे कितना मिल रहा है, 15% का ब्याज मिल रहा है। ठीक है, अब सवाल ने पूछा है वह कुल राशि का कितना परसेंट वार्षिक ब्याज के रूप में अर्जित करता है। अब ध्यान से देखो इसमें कैसे करना होगा भाई, क्या किया जा सकता है। सबसे पहले आप लोग एक चीज बताइए, अगर मैं आपसे पूछूं 15,000 का 12% और 18,000 का 15% कितना आया, पहले तो आप वैल्यू ही बता दीजिए, ये वैल्यू आई कितनी, 15,000 का 12% कितना हो जाएगा। सबसे पहले आप निकाल लीजिए 15,000 का 12% कितना हो जाएगा। देखिए आपको मल्टीप्लाई वगैरह करना पड़ेगा, ऐसा लग रहा होगा। एक काम करते हैं, अगर क्वेश्चन की कैलकुलेशन को आसान बनाना है तो मैं आपके लिए एक आसान काम कर देता हूं। अगर क्यों ना आप ऐसा कर लें, रेशियो बना लें। रेशियो बनाने पे थोड़ा सा आसान हो जाएगा। यानी जो धनराशि दी गई है 15,000 और 18,000, अगर मैं इसका रेशियो बना दूं तो मेरे लिए ज्यादा आसान होगा। और अगर मैं इसका रेशियो बनाऊंगा तो मुझे ऐसा नजर आ रहा है, ये 3 जीरो और 3 जीरो कटेंगे, और 3 पच्चे 15 और 3 छक 18 आ जाएगा। अगर मैं काटता हूं तो क्या मिलता है, 3 पच्चे 15 मिलेगा, और इधर से क्या मिलेगा, 3 छक 18 मिलेगा। क्या मिल जाएगा बोलो, 3 छक 18 मिल जाएगा। ठीक है, तो रेशियो आ गया 5:6 आ गया। बताओ यहां तक बात समझ में आ गई। अब अगर रेशियो हमारे पास 5:6 आ गया तो अब आप आसानी से निकाल पाएंगे। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि 12 और 5, आपको सिंपली करना क्या है, जैसे आपसे कुल राशि का वार्षिक ब्याज पूछा है तो आपको करना क्या, सिंपली आप 12 पंचे देखोगे कितना मिल रहा होगा 60%, और 15 छक्का कितना देख रहे होगे 90%। आपको कितना मिला, 12 पंचे 60% और 15 छक्के 90%, यानी कि 60% और 90%। जरा बताओ 60% और 90% टोटल कितना हो जाएगा, बताओ 60% और 90% टोटल कितना हो जाएगा। हाँ, तो मैंने क्या करा, 60% और 90% टोटल क्या देख दिया, 150%। कितना आ गया, 150%। और इसको क्या कर देना है, टोटल वैल्यू से क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है। टोटल वैल्यू कितनी है बेटा, 5 + 6, 5 + 6 कितना हो जाएगा, 11। टोटल वैल्यू आपने 11 से क्या कर देना, डिवाइड। अभी देखो आंसर आ गया, आपका खत्म सवाल हो गया। तो सवाल को आसान करने के लिए हमने सबसे पहले क्या किया, रेशियो बना लिया। रेशियो बनने पे कितना आ गया, 5:6 आ गया। फिर उसके बाद में सवाल ने क्या बोला था कि कुल राशि का कितना परसेंट वार्षिक ब्याज के रूप में अर्जित करता है। तो हमने क्या किया बेटा, 12 पंचे 60 और 15 छक्का 90, 60 और 90 कितना हो गया, 150, और 150 को टोटल वैल्यू 11 से क्या कर देंगे, भाग कर देंगे, आंसर आ जाएगा। काटेंगे तो कितना आएगा, 11 कम 11 आएगा, 4 40 बनेगा, 40 का मतलब है 11 तियां 33 जाएगा। 33 से कितना बचेगा बेटा, 7, 7 मतलब 0 जाएगा, फिर 11 छंगे 66 जाएगा। आपको ऑप्शन दिखने लगेगा, ऑप्शन नजर आ गया आपको, कौन सा, 13.63%।
बाकी इस सवाल को आप लगाने को बेसिक तरीके से भी लगा सकते हैं, जिसमें आपको कैलकुलेशन का लेवल थोड़ा ज्यादा हो जाएगा। अगर आप लगाना चाहें तो बेसिक वे में लगा सकते हैं, कैलकुलेशन ज्यादा हो जाएगी। कैसे ज्यादा हो जाएगी? जैसे उसने पूछा कुल राशि का कितना परसेंट वार्षिक ब्याज के रूप में अर्जित करता है, तो अगर आपको मान लो बेसिक से लगाना तो कैसे लगाओगे भाई? 15,000 का क्या करोगे? 12%। 18,000 का क्या करोगे भाई? 15%। फिर आपको कुल ब्याज मिल जाएगा। फिर देखना होगा कुल राशि का कितना परसेंट वो ब्याज है। आपको ये देखना पड़ेगा कुल राशि का आखिर कितना परसेंट ब्याज है। तो अगर उससे निकालना चाहो तो चलो उससे निकाल लेते हैं एक बार। तो जैसे अगर हम 15,000 का 12% निकालेंगे तो जरा कैलकुलेट करके बताइए बेटा 15,000 का 12% कितना आ रहा है? जरा सभी लोग एक बार कैलकुलेट कर लीजिए। 15,000 का 12%, 1800 आ गया। तो 15,000 का 12% आ गया बेटा 1800 रुपए। और इसी प्रकार से जरा 18,000 का 15% निकाल लीजिए, 2700 आ गया। सही है 2700 बेटा। तो ये आ गया 2700। अब अगर मैं आपसे देखूं, दोनों जगह का ब्याज मैंने निकाल लिया, 12% और 15%। अब अगर मैं देखूं तो ये कुल ब्याज कितना है, जरा बताइए कुल कितना है? ये 4500 है। ये कुल कितना आ गया बोलो? 4500 आ गया कि नहीं आ गया? और अगर ये 4500 कुल ब्याज आया है तो ये कितने रुपए पर आया है? 15,000 प्लस 18,000 यानी 33,000 पर आया है। ये आपका जो 4500 आया है कितने पे आया? 15,000 प्लस 18,000 यानी 4500 जो ब्याज आया है वो कितने पे आया है? वो आया है 33,000 पर। 4500 का जो कुल ब्याज आया है दोनों जगह से, वो कुल धनराशि कितने पर है बेटा? 15 प्लस 18 कितना हो जाएगा? 33,000 पर। और आपको परसेंटेज में निकालना है कि कुल राशि का कितने परसेंट ब्याज प्राप्त हुआ। तो बस आप इसका कैलकुलेशन कर देंगे। अब कैलकुलेशन में क्या कहते हैं? देखो भाई, कैलकुलेशन कहती है आपके 3 जीरो तो कट गए, ये देखिए 3 जीरो कट गए, ठीक है भाई। अब आप क्या काट सकते हैं बताइए? 3 से काट सकते हैं। तो 3 से काटेंगे तो कितना मिलेगा बोलो? 11। और 3 से काटेंगे कितना मिलेगा? 3 कम 3 3 5 15 जीरो यानी 150 मिलेगा। अब आप बताइए वही कैलकुलेशन आ गई कि नहीं आ गई जो वहां पे थी? वही आ गया ना 150 बटे 11। और 150 बटे 11 अगर आप यहाँ पे भी करोगे तो आपका कैलकुलेशन आपको कितना आंसर दे देगा? वही कैलकुलेशन आपको देगा 150 बटे 11 यानी कि 13.63%। तो देखिए बेसिक से आप करना चाहें तो मैंने आपको ये करके दिखा दिया, ये तरीका रहा आपका, है ना, प्योर एकदम बेसिक। 12% निकाल लिया 15,000 का, 18,000 का 15% निकाल लिया, यानी कुल ब्याज कितना मिला? 4500। कितने पर? टोटल धनराशि 33,000 पर। और देखना है कि कितने परसेंटेज है, यानी 4500 आखिरकार जो कुल ब्याज है वो कुल राशि का कितने परसेंट है। परसेंट आ गया ये आपका। बाकी वो आपका शॉर्टकट मेथड रहा, जिसमें हमने क्या किया? धनराशि को रेशियो में कन्वर्जन कर लिया। रेशियो में कन्वर्ट करने के बाद में 12 पंचे 60 और 15 छक्का 90, यानी कि हमने इसको कैसे कर लिया? परसेंटेज वैल्यू में कर लिया। यानी 60% यहाँ पे ब्याज और वहां पे 90% ब्याज। तो 60% और 90% 150% हो गया। टोटल वैल्यू 6 5 11 से क्या कर दिया? डिवाइड कर दिया। तो दोनों तरीके आपके पास हैं, जिस मर्जी तरीके से आप लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है। आंसर आएगा आपका 13.63%। बताइए क्लियर एकदम क्वेश्चन? क्या आज की क्लास में क्वेश्चन क्लियर हुआ आपको? चलिए अगर क्वेश्चन क्लियर है तो बेटा एक सवाल ऐसा और लेते हैं हम लोग। ये रहा, देखिए क्या बेटा, कहां पे 12% और डिफरेंस लेंगे? डिफरेंस क्यों लेंगे? नहीं डिफरेंस नहीं लेंगे बेटा, एलिगेशन थोड़ी ना लगा रहे हैं, एलिगेशन नहीं है बच्चा। ये है देखा जाए ओवरऑल ब्याज, हमारा कुल ब्याज जिसको बोलते हैं ओवरऑल। तो 12% उतने पर मिला, 15% तो कुल ब्याज कितना मिला? कुल ब्याज जैसे यहाँ पे 4500 था कुल धनराशि पर। तो ये निकालने का शॉर्टकट था कि आपका 5 और 6 हमने रेशियो बनाया, 12 पंचे 60% और 15 का 90%। 60 और 90 कितना हुआ? 150%। टोटल वैल्यू से क्या कर दिया? डिवाइड कर दिया, तो कुल ब्याज आ गया। वो भी परसेंटेज में डायरेक्ट आ गया हमारे पास, कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ी रुपीज में। अच्छा बेटा अब ये सवाल लगाइए। ये सवाल भी अब देखिए, यूपी पुलिस असिस्टेंट ऑपरेटर 2024 का जो पेपर बहुत अच्छा हुआ था वही आपको करवा रहे हैं, और बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन छांट छांट के लाए हैं। मेरे ख्याल से आप इसको अगर ऑप्शन से लगाएंगे तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। आगे बेटा आंसर 5 आएगा। चलो, तो बात हो रही है संतरे की कीमत कितनी है? 7 रुपए है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं भाई, संतरे की बात हो रही है तो संतरे की कीमत पहले लिख देते हैं। संतरे की कीमत है 7 रुपए और सेब की कीमत है 5 रुपए। सेब की कीमत हो गई भाई 5 रुपए,
ठीक है। और आदमी कुल 38 रुपए खर्च कर दिया। आदमी ने खर्च कितना किया? 38 रुपए। सवाल है उसके द्वारा खरीदे गए संतरों की संख्या क्या होगी। सवाल ये है बेटा, संतरों की संख्या। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, अगर संतरों की संख्या पूछी है, एक बार जरा इंग्लिश पढ़ना। द कॉस्ट ऑफ एन ऑरेंज 7 ईच एट द कॉस्ट ऑफ एन एप्पल 5 ईच। अ मैन स्पेंड्स अ टोटल 18 दिस फाइंड द नंबर ऑफ ऑरेंजेस। है बेटा चौथा दो, मतलब बी ऑप्शन ना, सेकंड ऑप्शन। हाँ चलो देखते हैं क्या आंसर आएगा। संतरों की संख्या पूछिए, माना हमने संतरों की संख्या 5 है। हमने क्या मान लिया? पहले संतरों की संख्या कितनी मान ली बेटा? 5। अगर हमने संतरों की संख्या 5 रखी, अगर हमने संतरों की संख्या कितनी रखी? 5। बात सुनिएगा, अगर संतरों की संख्या 5 रखेंगे तो संतरे कितने के हो गए? 35 के हो गए, क्योंकि एक संतरा 7 रुपए का है। अब अगर यहाँ पे 35 रुपए का खर्चा आया तो यहाँ पे खर्चा कितना आना चाहिए बताइए? 5 कैसे आएगा खर्चा? कुल खर्चा कितना किया आपने? जब आपने कुल खर्चा 38 किया है तो बताइए सेब का खर्चा कितना आया होगा? पहली बात तो ये ऑप्शन गलत है, क्योंकि 35 रुपए इधर आ गया है ना, और मिनिमम एक सेब 5 रुपए का है, तो ये तो 38 से आगे निकल जाएगा। 38 से अगर आगे निकल जाएगा तो क्या ये ऑप्शन सही है जिन्होंने बताया मुझे 5? गलत है बेटा, ये ऑप्शन ही बेटा क्या है बोलो? गलत है। यानी ये ऑप्शन तो आपको पता चल गया कि भाई ये गलत है, इससे काम नहीं चलेगा। ठीक है भाई, अब देखो अगला ऑप्शन देखिए। अब इन्होंने बताया कि 2 ले लीजिए, है ना, सतीश ने बताया 2 ले लीजिए, तो हमने एक ऑप्शन लिया संतरों की संख्या माना 2 है। अगर संतरों की संख्या 2 है तो यहाँ पे हमारे पास कितना खर्चा हो गया? खर्चा हो गया 14 रुपए। अब अगर 14 रुपए का खर्चा हो रहा है तो अब बताइए यहां पे कितना खर्चा हो जाए ऐसा जिससे कि वो 38 रुपए बन जाए? 24 रुपए बनेगा। 14 + 24 जोड़ के देखो जरा, बनेगा। लेकिन ये 24 रुपए कैसे बना सकते हो? 5-5 रुपए के कितने सेब लोगे कि 24 रुपए हो जाए? बताओ, हो सकता है? कुछ नहीं हो सकता है। तो यानी बताओ, पहले समझ में आई 2 भी गलत हुआ है। यानी आपको ये बात समझ में आई बेटा कि 2 भी गलत हुआ है, 2 भी गलत हो गया। इससे बेटा बुद्धिमानी वाले सवाल होते हैं, बुद्धि लगानी होती है आपको, है ना। यहां बुद्धि तेज करने आ रहे हो। अब बताइए क्या लेंगे? अब 4 को लेके देखें। अब हमने इस ऑप्शन को लिया, अगर ये ऑप्शन लिया तो 4 सत्ते कितना हो गया? 28। यानी 28 रुपए का खर्चा हो गया। इसका मतलब यहां 10 रुपए का खर्चा होगा, और अगर यहां 10 का खर्चा हुआ तो सेब कितने खरीदे? इसका मतलब है सेब 2 खरीदे होंगे। अब देखो बन गया कि नहीं बन गया? अब बल्कि 3 पे भी नहीं बन रहा होगा, देखना, है ना। तो यानी कि सवाल का आंसर कितना आ जाएगा? 4। तो अब बताइए ये सवाल आप लोगों को समझ में आया क्या? बोलो भाई, क्लियर हुआ सवाल? तो आने का यही फायदा है कि आपका गणित में जो दिमाग है वो धार हो रहा है, तेज हो रहा है, चीजें आप देख रहे हो, चीजें आप समझ रहे हो। अब ये देखो कितना बढ़िया सवाल, एग्जाम में आ जाए तो पल्ले ही ना पड़े। एग्जाम में आ जाए तो क्या ये सवाल पल्ले पड़ेगा? देखो ट्राई कर लो भाई इसको एक बार। क्वेश्चन दिख रहा है आप लोगों को? बड़ा कर दें और x सीधे 3y-2 के रूप में बदलता है जब y बराबर 3 x बराबर 14। तो यदि x बराबर 20 तो y का मान ज्ञात करें। बताओ कुछ समझ आ रहा है? समझ में नहीं आ रहा है कुछ है? समझ में आ जाए तो आप नौकरी पा लेंगे फिर, है? समझाना ही तो है आपको ताकि आप नौकरी पा सकें। देखो सवाल ने बोला है x जो है वो सीधे 3y-2 के रूप में बदलता है। इसका मतलब है x चेंज हो जाता है किसमें? x चेंज हो जाता है 3y-2 के रूप में। इसका सीधा सा मतलब एक ये हो गया, जो x की वैल्यू है वो समानुपाती है किसके? 3y-2 के। समानुपाती या अनुक्रमानुपाती का मतलब ये होता है बेटा कि जो चेंजेस x में आएगा वही चेंजेस 3y-2 में आएगा। जो चेंजेस 3y-2 में आएगा वही चेंज किस में आएगा? x में आएगा, है ना। समान है, समान अनुपात में है।
तो इसका मतलब ये हुआ, सवाल ने अब हमसे क्या बोला है कि अगर y का वैल्यू 3 है, सवाल ने क्या बोला, y का वैल्यू कितना है 3 है, अगर हम y का वैल्यू वहां पे क्या रख दें 3 रख दें, जरा y का वैल्यू क्या रख दीजिए 3 रख दीजिए, तो x का मान 14 आ जाएगा। तो ये कह रहे हैं कि x का मान कितना आ जाएगा, तो ये कह रहे हैं कि x का मान कितना आ जाएगा 14, यानी x का मान 14 आ जाएगा अगर ये y का मान क्या रख देते हैं 3। लेकिन अब एक शर्त उन्होंने कह दी कि यदि x बराबर 20 है, अब उन्होंने कह दिया कि यदि x की जगह पे हम क्या रख दें 20 रख दें, तो फिर y का मान ज्ञात करें। तो फिर y का मान क्या करना है, ज्ञात करना है। ठीक है भाई, तो y का मान ज्ञात करना है, यानी कि इधर वाली चीज क्या रहेगी, इधर वाली चीज 3y - 2 रहेगी। तो पहली समीकरण और दूसरी समीकरण, दो समीकरण बने, तो अगर हम दोनों को क्या कर दें, डिवाइड कर दें, दोनों समीकरणों को डिवाइड कर दीजिए आप। तो जैसे पहली शर्त क्या मिली थी, पहली शर्त यह मिली थी कि 14 मिलेगा x का वैल्यू जब 3y - 2 में y का वैल्यू कितना होगा 3 होगा, वो देखिए लिखा हुआ है। फिर कह रहा है x का वैल्यू 20 होगा, तो बताइए y का मान क्या होगा। अब इस चीज को हल कर लेंगे तुरंत आंसर आ जाएगा। तो 3 × 3 = 9, 9 में से 2 गया 7, ये कितना लिखा हुआ है 7, और 7 से अगर हम काटेंगे तो 7 × 7 और 7 दूनी 14, क्या ये कटेगा, समझ में आई बात। 9 में से 2 गया 7, ये 7 लिखा है अभिषेक, और 7 दूनी कितना हो जाएगा 14, तो यानी कि यहाँ पे कितना आ गया सतीश बेटा 2 आ गया, आ गया। और 2 से मैं दोबारा काट सकता हूँ, 2 से मैं काटूंगा कितना मिलेगा बोलो। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, जरा बताइए क्रॉस मल्टीप्लाई करके कितना आएगा। यस, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 3y - 2 = 10, बराबर में कितना आ गया 10, और 10 2 कितना होगा 12, और 12/3 कितना होगा 4, है ना। 10 2 कितना होगा 12, और 12/3 जाएगा, 12/3 कितना आएगा 4, तो y का मान कितना आ गया 4। बताइए सवाल बढ़िया था कि नहीं था। ये सवाल आपके लिए छांट छांट के लाए, टफेस्ट क्वेश्चंस जो एग्जाम के पूछे गए हैं, ताकि आप जब एग्जाम देने जाएं तो आपको कुछ भी टफ ना लगे, क्योंकि आप पहले से ही इतना प्रैक्टिस करके गए हो। देखो आप लोगों ने क्या करा, अपने सिलेक्शन की बागडोर मेरे को सौंप दी है, तो भी मेरा फर्ज बनता है ना कि सारे सिलेक्टेड बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन ला करके तुम्हारे सामने डाल दूं, तो तुम बस प्रैक्टिस करते रहो, बस समझ रहे हो ना। अपनी सारी टेंशन किसको दे दो, हमको दे दो, कि सर बढ़िया से बढ़िया वो कंटेंट करा दीजिए जो एग्जाम में आए एकदम। बताइए एकदम बेहतरीन सवाल है। देखो ये सवाल किस टॉपिक से आ गया बताइए, चक्रवृद्धि ब्याज से आ गया, पढ़ाया था मैंने आपको बेटा। SI CI का लेक्चर जल्दी से मेरा पढ़ डालो, ऑनलाइन जिनको पढ़ना है वो ऑनलाइन भी जा करके देख लो, है ना। लगाओ भाई इस क्वेश्चन को। सवाल ने इस बार बोला कि धनराशि 2 वर्ष के लिए 20% चक्रवृद्धि ब्याज पर उधार दी गई, ब्याज अर्धवार्षिक है। अर्धवार्षिक में क्या हो जाता है बेटा, रेट और टाइम दोनों को फर्क पड़ेगा, रेट क्या हो जाएगा हाफ हो जाएगा, टाइम स्लैब आपका 6-6 महीने का बनेगा, तो 6-6 महीने के 4 स्लॉट बनेंगे बेटा। तो ब्याज के रूप में आपको 723 रुपए अधिक मिलते हैं, तो ब्याज के रूप में आपको क्या होता है 723 रुपए अधिक मिलते हैं। अच्छा, यदि ब्याज अर्धवार्षिक से संयोजित होता है, अच्छा यानी अर्धवार्षिक से ना होता तो 20% लेते, ये बात है। ओके, बढ़िया सवाल है। तो धनराशि क्या है, देखो मेरे भाई इस सवाल को कैसे करना है ट्राई कर लो आप एक बार खुद से। पहले तो देखिए सवाल में लिखा एक धनराशि बेटा 2 वर्ष के लिए 20% की चक्रवृद्धि ब्याज पर उधार दी जाती है, ठीक है। फिर यहां से उसने कंडीशन लगा दी, यदि ब्याज क्या होता है अर्धवार्षिक संयोजित होता है, तो उसे ब्याज के रूप में 723 रुपए अधिक मिलते हैं। तो उसे ब्याज के रूप में क्या होता है 723 रुपए अधिक मिलते हैं। तो कह रहा है धनराशि क्या है। देखिए इसमें आपको दो चीजें करनी पड़ेंगी। पहले आप ऐसा करिए, आप इसका जो ब्याज निकालिए वो एनुअली निकालिए, फिर उसकी कंडीशन है यदि ब्याज अर्धवार्षिक होता तो फिर अर्धवार्षिक वाला भी निकाल लीजिएगा। तो जब आप अर्धवार्षिक वाला ब्याज निकालेंगे यानी कि आपको 6-6 महीने पे अगर ब्याज मिलेगा, तो कंपैरिजन टू पूरे वर्ष के अपेक्षा देखा जाए आपको 6-6 महीने पे ज्यादा ब्याज मिलेगा, यानी अर्धवार्षिक वाला चक्रवृद्धि ब्याज आपको ज्यादा मिलेगा जबकि वार्षिक वाला कम होगा। तो इसी वजह से उसने बोला यदि ब्याज अर्धवार्षिक होगा तो आपको ब्याज के रूप में इतने रुपए क्या मिलेंगे, अधिक मिलेंगे। तो हमें दोनों का कंपैरिजन करवाना होगा, हमें क्या करना होगा एनुअल और सेमी एनुअल दोनों करना पड़ेगा, यानी कि एनुअल और हाफ ईयरली आपको दोनों निकालना पड़ेगा। तो अगर हम बेटा एनुअल निकालेंगे, अगर हम बच्चे एनुअल निकालेंगे तो सेमी एनुअल निकालेंगे, दोनों का देख लो, सेमी एनुअल मतलब हाफ ईयरली, ठीक है। तो एनुअल अगर लगाते हैं, एनुअल
एनुअल पे अगर हम लोग लगाएंगे सीआई निकालना है, एनुअल सीआई निकालेंगे, चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक पे निकालेंगे हम लोग, तो इसका मतलब है टाइम कितना दिया है बेटा 2 वर्ष का, और रेट कितना दिया है बेटा 20% का। तो आपको वो सक्सेसिव लगा लीजिए, सबसे बढ़िया रहेगा। क्या अप्लाई कर दीजिए बेटा, सक्सेसिव अप्लाई कर दीजिए। सक्सेसिव यानी कि x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100, याद आया कुछ? तो यानी कि 20% प्लस 20% और प्लस 20 गुणे 20 400/100, 400/100 कितना आ जाएगा 4। यानी आपको ब्याज कितना मिलेगा 100 रुपए। अगर मान लो आपका प्रिंसिपल है तो आपको ब्याज मिलेगा 44 रुपए। अगर हम लोग प्रिंसिपल को क्या मान लेते हैं बेटा 100 मान लेते हैं, तो हमें ब्याज कितना मिलेगा 2 साल में 20% की रेट से 44 रुपए का ब्याज मिलेगा हमें। ये चीज हमारा क्या आ गया, ब्याज आ गया। और ये एनुअल रेट पे सीआई निकाला है हमने। ये सीआई जो निकाला है, अगर वार्षिक कैलकुलेशन होता है तो सीआई निकला है हमारा 44 रुपए। प्रिंसिपल को हम लोग क्या लिख देते हैं, माना प्रिंसिपल क्या है बेटा 100। अब आपको क्या करना है, एनुअल के बजाय हाफ ईयरली सीआई कैलकुलेट करना है। अब आप लोग क्या कर लो, हाफ ईयरली सीआई कैलकुलेट कर लो। हाफ ईयरली कैलकुलेट करने के लिए आपको बस कुछ बातें याद रखनी होंगी कि जो 2 वर्ष का टाइम है वो 6-6 महीने के 4 स्लॉट में ब्रेक होगा। पहली बात तो है ना, 2 वर्ष का जो टाइम है बेटा वो 6-6 महीने के 4 स्लॉट में ब्रेक होगा। याद आई बातें आपको? 6-6 महीने के 4 स्लॉट में ब्रेक होगा। ठीक है भाई, ये बात हो गई एक तो। दूसरी बात है, जो रेट आपका 20% है वो जस्ट कितना हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। याद आया आपको? हाँ, रेट आपका कितना हो जाएगा बेटा 10% हो जाएगा। रेट आपका कितना हो जाएगा 10%। अब 10% की रेट से आपको 4 बार में चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। वैसे तो हमने 10 वर्ष की आपको एक टेबल बताई थी, 21, 331, 46, 41। याद आई आपको? बताओ, आपको मैंने बताया था अगर आपका 10% का रेट दिया है तो 1 ईयर का अगर आपको निकालना हो तो 1 ईयर का तो 10% ही रहेगा, लेकिन 2 ईयर का कितना हो जाएगा बेटा 21% हो जाएगा। याद आ रहा है कुछ? और 3 वर्ष का कितना हो जाएगा 33.1% हो जाएगा, और 4 वर्ष का कितना हो जाएगा 46.41% हो जाएगा। चीटिंग कोड मेथड में सिखाया था, ये याद रखिएगा आप लोग कि 10% अगर आपका स्टैंडर्ड रेट वैल्यू दिया है, ये 10% की स्टैंडर्ड रेट वैल्यू होती है, जो मतलब कि कह सकते हो 90% सवालों में आती है। तो इसकी वैल्यू एटलीस्ट आपको याद होनी चाहिए कि 1 ईयर का सीआई कितना हो जाएगा बेटा, 1 ईयर का सीआई 10% हो जाएगा, और 2 ईयर का सीआई अगर निकालना होगा तो वही सक्सेसिव लगाएंगे 10 के रेट पर। 10 के रेट पर सक्सेसिव लगाएंगे, 2 साल का निकालेंगे तो 10 प्लस 10 प्लस 10 गुणे 10/100, यानी कितना आ जाएगा 21 आ जाएगा। फिर 3 साल का सीआई आपको 10 की रेट से निकालेंगे तो 33 आएगा, 10 की रेट से 4 साल का सीआई निकालेंगे तो 46.41 आएगा। तो ये वैल्यू आपकी 10% की एटलीस्ट आपको बेटा याद होनी चाहिए। अन्यथा फिर आप वो भी लगा सकते हैं, फ्रैक्शन वाला तरीका है वो भी लगा सकते हैं। सक्सेसिव लगाने के लिए फिर आपको 2-2 बार सक्सेसिव लगाना पड़ेगा, तब जाकर के ये वैल्यू आएगी। तो यानी कि 10% की रेट से अगर 4 स्लॉट का आप निकाल रहे हो, 4 स्लॉट का, मैं 4 स्लॉट बोल रहा हूँ, ये 4 वर्ष में लिखा हुआ है, यानी 4 स्लॉट में भी निकालोगे तो कितना आएगा 46.41% आएगा। तो यहाँ पे आपको जो ब्याज मिला वो 46.41% का ब्याज मिला, वो भी आपका हाफ ईयरली सीआई पर मिला है। ये हाफ ईयरली सीआई पे मिला। अब आप मुझे बताइए हाफ ईयरली में एनुअल की अपेक्षा कितने रुपए बेटा ज्यादा मिल रहे हैं, बताइए जरा बताइए। 2.41 ज्यादा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? आप देखोगे हाफ ईयरली में एनुअल की अपेक्षा आपको 2.41 रुपए अधिक मिल रहे हैं, जबकि सवाल कह रहा है कि 723 रुपए अधिक मिल रहे हैं। सवाल कह रहा है 723 अधिक मिल रहे हैं, और जबकि मैं अगर देख रहा हूं तो कितने अधिक मिल रहे हैं बेटा 2.41 रुपए अधिक मिल रहे हैं। और सवाल ने पूछा क्या, धनराशि मतलब प्रिंसिपल मतलब 100 की वैल्यू, धनराशि मतलब प्रिंसिपल मतलब बेटा 100 की वैल्यू। अब ये कैलकुलेशन कर लेते हैं जल्दी से। देखो कैलकुलेशन क्या कहती है बेटा, अगर मैं डेसिमल हटाऊंगा तो क्या आ जाएंगे बोलो, 2 जीरो आ जाएंगे। आ जाएंगे कि नहीं आ जाएंगे? और 3 से कट रहा है पूरा पूरा, ये देखो 3 से पूरा पूरा कट रहा है, मैंने 3 से काट दिया बेटा, और 3 से काटने के बाद में हमारा कैलकुलेशन कितना बन गया 30,000। आंसर कितना आ जाएगा बोलो जी 30,000। चेक कर लो कहां पर दिया है, कैलकुलेशन आ गई बेटा 30,000। तो चक्रवृद्धि ब्याज का एक बढ़िया क्वेश्चन था ये, जिसने आपको चक्रवृद्धि ब्याज अगर आपने पढ़ा है तो आपको थोड़ा सा चीजें याद आ गई होंगी। 30,000 रहा आंसर, सेकंड ऑप्शन। आप ये समझ लीजिए कोई भी परीक्षा आपको क्रैक करनी है तो पहले के समय में भी क्या होता था, विद्यार्थी 2-2, 3-3 बार मैथ का सिलेबस पढ़ते थे। इतना ज्यादा है आप भूल जाओगे यार, आपको नहीं रिवीजन कराऊंगा आप भूल जाओगे। रिवीजन कराने की भी जिम्मेदारी मेरी। तुम सोच लोगे घर पे बैठ कर रिवीजन कर लें तो हो चुका। अब भूपेंद्र भैया घर पे बैठे हैं, ये कुछ उनका रिवीजन नहीं हो रहा है, वो पीछे हो रहे हैं, उनको पता नहीं है कि वो पीछे हो रहे हैं आप लोगों से, क्योंकि आपने जो चीजें पढ़ी वो आपने देख ली, यानी वो रिवाइज हो गया कि हाँ यार ऐसे याद आ गया सब कुछ। 30,000 आंसर आ गया। तो भैया नया कंटेंट पढ़ना भी जरूरी है और साथ के साथ रिवीजन भी बहुत जरूरी है
है ना। सोचो ना, अगर आप आज ना आए हो तो ये सब आपको कुछ नहीं याद आ रहा होता क्या क्या है ना। फिर से एक बढ़िया क्वेश्चन आ गया आपके सामने। कल से हमारा नया टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, आप लोगों को पता ही चल गया होगा, देख लिया होगा ना। देखा था अभिषेक कि नहीं देखा था? उस कॉन्सेप्ट को जीरो लेवल से उठाएंगे, बहुत ही डेप्थ में एकदम स्टार्ट करेंगे, बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा उसको। क्या हुआ? सक्सेसिव कैसा लगेगा? ये परसेंटेज है। क्वेश्चन बहुत अच्छा आया था, ये पेपर देख रहे हो आप, हिला देने वाला पेपर आया था ये। यूपीएसआई से भी तगड़ा आया था ये पेपर, ये वाला। तो आप हमसे कहो ना, हम आपको ऐसे अच्छे अच्छे क्वेश्चन कराया करें, लेकिन आप भागिए मत, करिए। वो आपका पेपर कल को ऐसा आ जाएगा, फिर रोने के अलावा क्या बचेगा बताओ। आएंगे इससे भाई। अभी पिछला सेशन मैंने आपका यूपीपी का लिया था, वो आसान सवाल थे, देखिए। लाइव देखा था उसका क्लास? हाँ। लेकिन वो समझ में खूब अच्छे से आ रहे होंगे, सवाल भी लग रहे होंगे। बेटा हर एक चीज का देखो लेवल होता है। जैसे आप अगर बैंक की तैयारी कर रहे हो तो बैंकिंग के क्वेश्चंस का लेवल एक अलग होगा, एसएससी का लेवल अलग होगा, यूपीपी का लेवल अलग होगा, यूपीएसआई का लेवल अलग होगा। लेवल मतलब डिफिकल्टी लेवल जो होता है वो बस बढ़ता कम होता है। यूपीपी का लेवल कम रहता है। रॉ मटेरियल एंड लेबर कॉस्ट। तुक्का मत लगाना, सक्सेसिव नहीं लगेगा। इंग्लिश में पढ़ लो, देखो शायद समझ में आए, हिंदी में तो आ ही नहीं रहा होगा। लेबर कॉस्ट has also increased from 25% of the cost of the raw material. अच्छा। जरा 125 का आप लोग 30% बताना कितना होता है? 30% कितना?
कोशिश करो बेटा ऐसे क्वेश्चन में दिमाग उलझाओ, क्योंकि आएगा यही। चैट जीपीटी से आंसर देखा तुमने क्या? ऑनलाइन देखा क्या? आंसर कितना दिया उन्होंने? एग्जैक्ट क्यों नहीं दे रहा है आंसर ये? देखें भाई जरा क्या दिया उसने, एक बार देखें। कर लो कर लो कर लो भाई, एक बार चेक कर लो, ऑनलाइन भी चेक कर लो। बढ़िया सवाल है, क्योंकि श्रम लागत भी कच्चे माल की लागत, दूसरी लाइन ही समझ आ रही होगी ना, कि श्रम लागत भी कच्चे माल की लागत के 25% से बढ़कर कच्चे माल की लागत का 30% हो गई है। के 25% से बढ़कर कच्चे माल की कीमत और जो श्रम लागत होती है, यानी कि जिसको रॉ मटेरियल प्लस आप लेबर कॉस्ट बोलते हैं, वही तो आपकी कुल लागत बनेगी। कुल लागत बनेगी क्या, सोचो। आपका खर्चा, जैसे मान लो आपको ये कुछ बनाना है, आपको मान लो कुछ भी, तो रॉ मटेरियल चाहिए होगा प्लस लेबर कॉस्ट चाहिए होगी आपकी। और कह रहा है रॉ मटेरियल की कीमत 15% बढ़ गई है, लेकिन श्रम लागत भी कच्चे माल की लागत के 25% से बढ़कर कच्चे माल की लागत का 30% हो गई है। क्वेश्चन सही आया बेटा, उसमें देखें कितना आंसर दे रहा है। अब आंसर कितना दे रहा है? आंसर दे कितना रहा है? देखे 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 श्रम लागत कच्चे माल का कुल लागत, नई लागत 15% बढ़ा लिया, लेबर मटेरियल यानी श्रम लागत भी कच्चे माल की लागत के 25% हो गई है। श्रम लागत कच्चे माल की लागत का 25% हो गई है। जरा 115 का 30% बताएंगे आप लोग? ठीक। कच्चे माल के उपभोग में कितने प्रतिशत की कमी करें ताकि लागत आपका समान रहे? लागत आपका समान रहे। कमी की गणना, लागत में वृद्धि आई है 24.5 की,
हाँ समझ में आ रहा है, इसमें चैट जीपीटी से काफी समझ में आ जाता है। कम तो ज्यादा। चलो देखो भाई, लगभग में ही आएगा। देखिएगा इस सवाल को, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है भाई, अब समझिएगा इस क्वेश्चन को। ये पल्ले नहीं पड़ने वाला सवाल है इससे। देखो सबसे पहले आप लोग एक चीज याद रखिएगा, कच्चा माल मतलब हो गया रॉ मटेरियल बेटा। कच्चा माल मतलब क्या हो गया? रॉ मटेरियल हो गया। और उसके बाद में लेबर कॉस्ट आएगी। लेबर कॉस्ट ये एलसी लिख दिया मैंने, ठीक है, याद रखिएगा। यहां से मैंने रॉ मटेरियल मतलब आरएम लिखा हुआ है, और लेबर कॉस्ट को मैंने क्या लिखा है? एलसी लिखा हुआ है, ये लेबर कॉस्ट है। और किसी भी प्रोडक्ट को जब आप बनाते हैं, आपको यही दो चीजों की जरूरत होती है, जिससे कि आपकी क्या आ जाती है बेटा? कुल लागत आ जाती है। जिससे आपकी क्या आ जाती है बेटा? कुल लागत आ जाती है। तो ये एक तरीके से इसका फॉर्मूला बन रहा है कि रॉ मटेरियल की कीमत है ना, जो भी आप सामान मंगाएंगे, और लेबर कॉस्ट। जैसे मान लो ये मेजें बनवानी है मुझे, तो मैं क्या करूंगा? सबसे पहले लकड़ियां लाऊंगा, यानी रॉ मटेरियल, फिर लेबर कॉस्ट, यानी कि जो कारपेंटर होगा वो अपना लेबर कॉस्ट लेगा, वो भी। तो कुल मिला के इतना खर्चा मेरी लागत आएगी। कच्चे माल की कीमत कह रहा है 15% बढ़ गई। इसका मतलब ये हुआ, अगर कच्चे माल की कीमत पहले 100 थी, तो अब 15% बढ़ गई, तो कितनी हो गई? 115 हो गई, ठीक है। यानी कच्चे माल की कीमत पहले कितनी थी बेटा? 100 थी, लेकिन 15% बढ़ गई तो 115 हो गई अब, ठीक है। आगे बोला है श्रम लागत भी कच्चे माल की लागत के 25% से बढ़कर, यानी जो श्रम लागत है ना, वो कच्चे माल की लागत के 25% से बढ़कर कच्चे माल की लागत का 30% हो गई। अब यहाँ पे ये सेंटेंस काफी ज्यादा कंफ्यूजिंग है, इंग्लिश में भी देख लो। लेबर कॉस्ट हैज आल्सो इंक्रीज्ड फ्रॉम 25% ऑफ द कॉस्ट ऑफ द रॉ मटेरियल, यानी कि देखा जाए लेबर कॉस्ट कितना हो जाएगी? कच्चे माल की लागत का 25% से बढ़कर, यानी कि इसका कच्चे माल की लागत ये थी बेटा, इससे 25%, 25% मतलब कितना हो जाएगा? 100 का 25% कितना होता है? 25। 25% से बढ़कर, यानी कि अब आपकी जो है कुल लागत कितनी बन गई? कुल लागत ये बन गई बेटा। और फिर लिखा था कच्चे माल, सॉरी, श्रम लागत भी कच्चे माल की लागत के 25% से बढ़कर कच्चे माल की लागत का 30% हो गई। अच्छा, कच्चे माल की लागत का कितना हो गई? 30%। यानी कि अब यहाँ पे बहुत बढ़िया सेंटेंस है, इसको समझिएगा। इस सेंटेंस का यहाँ पे तात्पर्य ये था कि जो श्रम लागत है, समझिएगा, यहाँ पे श्रम लागत यानी ये वाली जो लेबर कॉस्ट है, ये समझिएगा, बहुत बड़ा सेंटेंस है। श्रम लागत जो है कच्चे माल की लागत के 25%, कच्चे माल की लागत कितनी थी? 25%। तो यहां पे आपने क्या लिखना था? 25%, ठीक है बेटा। 25% से बढ़ करके कच्चे माल की लागत का 30% हो गई है। कच्चे माल की लागत का क्या होगा? ये 30%। अब आप ये वैल्यू निकाल सकते हैं, ये वैल्यू आपकी निकल के आ जाएगी। सवाल ने बड़ा ही बढ़िया तरीके से ये बनाया। पहले तो ये बना दिया सिंपल बात, कच्चे माल की कीमत 15% बढ़ गई। फिर यहां पे उसने बनाया कि श्रम लागत कच्चे माल की लागत के 25% से बढ़कर कितनी हो गई? 30%। यानी पहले जो श्रम लागत थी वो 25% से बढ़कर अब कितनी हो गई? 30%। यानी 115 का आप क्या लिखेंगे? 30%। आइए 115 का 30% निकाल लेते हैं जरा। तो 115 का अगर हमें 30% निकालना है तो क्या कैलकुलेशन जाएगा बेटा? ये कैलकुलेशन जाएगा। कैलकुलेशन जल्दी से देख लो बेटा, कितना आ गया? 3 पच्चे 15 चला जाएगा, और 33, 33 और 34, यानी कि 34.5 आ गया कैलकुलेशन। यानी कि ये वैल्यू कितनी हो जाएगी? 34.5। अब बताओ ये लैंग्वेज, भाई दूसरी लैंग्वेज ही, जो दूसरी लाइन है वो सबसे कठिन थी, कि श्रम लागत, पहले तो ये पता ही नहीं था कि ये क्या है। देखो ये तो समझ में आ गया होगा, ये वाला तो समझ में आ गया होगा। फिर लिखा श्रम लागत भी कच्चे माल की लागत के 25% से बढ़कर कच्चे माल की लागत का 30% हो गई है। यानी वहां पे जो आपकी लेबर कॉस्ट थी वो कच्चे माल की लागत के 25% पर थी, लेकिन यहां पे जो अब आपकी दोबारा जो आएगी वो श्रम लागत क्या होगी? अब वो 30% हो जाएगी। 25% से बढ़कर कितनी हो जाएगी? 30% हो जाएगी। तो अब पहले बताइए कुल लागत कितनी आ रही है, जरा इन दोनों को जोड़ लीजिए। तो कुल लागत बताइए कितनी आ रही है, ये जोड़ लीजिए, कितना आएगा? 5 4 9 3 1 4, यानी कि 149.5। कितना आ गया? 149.5। अब सवाल ने बोला है कि कच्चे माल के उपभोग में कितने परसेंट की कमी करें। क्या पूछा गया है? कितने परसेंट की बेटा कमी करें, कितने परसेंट आप कच्चे माल के उपभोग में कमी कर दें। इसका मतलब ये हो गया रॉ मटेरियल में कितने की कमी करें
जिससे कि लागत क्या रहे, समान रहे, यानी लागत हमारी ना बढ़े। तो वो कह रहा है कि हम इसके उपभोग में कितने की कमी कर दें ताकि ये वैल्यू क्या रहे, ये वैल्यू हमारी समान रहे। अब मेरी बात समझो, अगर आप इस चीज को कम कर रहे हो और आप चाहते हो ये चीज क्या रहे, समान रहे, ये चीज आप क्या चाहते हो, समान रहे, तो यानी कि हमें अपनी लागत जो है, लागत को जो है देखना पड़ेगा। लागत हम समान चाहते हैं, अगर हम लागत क्या चाहते हैं, बोलो लागत समान रहे, इस शब्द पे ज्यादा फोकस करिएगा। लागत क्या चाहते हैं, समान रहे। और अगर हम लागत समान करना चाहते हैं तो 125 से 149.5 यानी ज्यादा हो गया है, ज्यादा हो गया कि नहीं हो गया, और हम इसको क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। सवाल ने क्या पूछा है कि कच्चे माल के उपभोग में कितने परसेंट की कमी करें। तो जब हम वहां कमी करेंगे तभी तो वैल्यू समान होगी, और समान होने का सीधा सा मतलब है जो हमारा अब जो है लागत जो ज्यादा हो गई उसको हमें कितने परसेंट कम किया जाए। तो पहले देखो कितने परसेंट कम करना है, तो ऊपर क्या लिखेंगे, डिफरेंस लिखेंगे। जरा इसका डिफरेंस बताना कितना आएगा, 24.5। 24.5 का हमारे पास डिफरेंस आएगा। कम है तो नीचे ज्यादा वाली वैल्यू आती है, याद आया, कम है तो नीचे क्या आती है, ज्यादा वाली वैल्यू, यानी 149.5 इंटू क्या कर देंगे, 100 कर देंगे। अब ये कैलकुलेशन जल्दी से कर लेते हैं। इस कैलकुलेशन को करने के लिए सबसे बढ़िया तरीका है, आप इसको मोटा मोटा 25 मान लो, मोटा मोटा 150 मान लो। 25 छक्का 150 काटोगे कि नहीं काटोगे, देखिए अप्रोक्सीमेशन में करिएगा। अप्रोक्सीमेशन कहता है 25 मान लिया, 150 मान लिया, 25 छक्का 150, 1/6, और 1/6 की वैल्यू होती है 16.66 लगभग। तो ये वैल्यू लगभग कितनी आ रही होगी, लगभग में अगर मैं बात करूं तो 16.67 के लगभग आ रही होगी। और इसके लगभग में अगर मैं ऑप्शन लूंगा तो जरा बताइए इसके लगभग में ऑप्शन कौन सा आएगा, 17%। देखिए मैंने कैलकुलेशन भी बड़ी अप्रोक्सीमेट की है, मैंने 25 कंसीडर किया, 150 कंसीडर किया, 25 छक्का 150 काट दिया, 1/6 कितना होता है, 16.67% होता है ना। 1/6 कितना होता है, 16.67% होता है। और लगभग में अगर हम देखेंगे तो लगभग में 16.67 की कौन जाएगा, 17%। इसका सबसे नजदीकी ऑप्शन 17%। तो मैं यहाँ पे लिखे दे रहा हूँ, ये वैल्यू जो मैंने कंसीडर की है वो लगभग में की है, ये वैल्यू मैंने किस में की है, लगभग में। तो ये सवाल एक बहुत ही जबरदस्त लेवल का क्वेश्चन था, जिसको मुझे भी इसकी लैंग्वेज को ये वाला पार्ट समझने में मुझे थोड़ी सी दिक्कत हुई थी, है ना। ये पार्ट सबसे कठिन था कि जो श्रम लागत है वो कच्चे माल की लागत के 25% से बढ़ करके 30%, कच्चे माल की लागत का 30%। तभी उसने दोबारा शब्द का प्रयोग किया, कच्चे माल की लागत का 30% हो गई। पहले यहाँ पे 25% और फिर यहाँ पे कच्चे माल की लागत का 30% हो गई है। तो फिर ये कह रहा है कि इसको समान करना है, समान करने के लिए कितने परसेंट की कमी करें, कितने परसेंट की कमी करें, कमी परसेंट लगा दिया यहाँ पे। बढ़िया क्वेश्चन था ये। क्या बिटिया, यूपी पुलिस कांस्टेबल, अभी लेवल देखिएगा आपको कुछ हल्का महसूस होने लग जाएगा बेटा। आज हमने इसमें नंबर सिस्टम के क्वेश्चन उठाए हैं, हमने यूपी पुलिस कांस्टेबल के सारे नंबर सिस्टम के क्वेश्चन उठा लेंगे। बताओ भाई कितना आएगा। यस बेटा, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या वैसे आप क्या लेंगे जरा बताएंगे मुझे। अगर आपको बेटा 5 अंकों की सबसे बड़ी मैंने ये ले ली बेटा, ठीक है। और उसके बाद कह रहा है 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या। बताओ बेटा 4 अंकों की सबसे छोटी क्या लेंगे। हाँ, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी। और कह रहा है इसके बीच में क्या करना है, अंतर ज्ञात करना है, तो अंतर ज्ञात कर लेंगे। कितना आ जाएगा, 98,999। सवाल का उत्तर कहां पर लिखा हुआ है, ये रहा उत्तर बेटा। क्या चीज, देखिए सवाल आसान क्यों आ गया, क्योंकि परीक्षा आसान लेवल की है, ये भी तो देखो।
नहीं आ रहा? सोचो। अब देखिएगा आपको कितना बड़ा फायदा होने वाला है अभी। इस सेशन को करने के बाद आपकी आंखें खुलेंगी कि यार सवालों को चाहे तो एक टीचर बहुत कठिन तरीके से भी कर सकता है और चाहे तो बहुत आसान तरीके से भी। आपको लेकिन हम दोनों दिखा देते हैं क्योंकि आपके दिमाग में तो कोई सा भी नहीं आ रहा है, ना कठिन वाला ना आसान वाला। तो हमें 6 से विभाजित होने वाली सबसे छोटी 4 अंकों की संख्या लेनी है। सबसे पहले तो आप मुझे बताइए सबसे छोटी 4 अंकों की संख्या वैसे होती क्या है? वैसे तो सबसे छोटी 4 अंकों की संख्या क्या होती है बताइए? तो सबसे छोटी 4 अंकों की संख्या होती है बेटा ये। बोलो होती है नहीं होती है? तो अब हमें देखना है क्या ये 6 से डिवाइड होता है? देखो 6 से डिवाइड होने का मतलब है 2 से भी कटेगा और बेटा 3 से भी कटेगा। तो हमें ऐसा दिख रहा है कि भाई ना तो ये 6 से कट रहा है और ना ही ये 3 से कट रहा है। सॉरी, ना तो 2 से कट रहा है ना 3 से। 2 से तो कट रहा है लेकिन 3 से नहीं कट रहा है। तो यानी कि हमें फिर और देखनी होगी छोटी संख्या 4 अंकों वाली। तो 4 अंकों वाली इसके बाद हम छोटी संख्या क्या देख सकते हैं? ये देख सकते हैं, ये 2 से नहीं कटेगी। अगर हम इसको देखेंगे तो फिर उसके बाद ये 2 से कटेगी और 3 से भी कटेगी। बेटा ये ऐसी संख्या है जो 2 से भी कट रही है और 3 से भी कट रही है। तो हम ये जरूर कह सकते हैं कि ये 6 से भी कटेगी। और ये 6 से कटने वाली 4 अंकों की क्या होगी? बोलो छोटी से छोटी संख्या होगी। ये 4 अंकों की क्या होगी? बोलो छोटी से छोटी संख्या होगी। तो हम क्या बोल सकते हैं? 1002 हमारा नंबर आ गया जो कि 4 अंकों का छोटे से छोटा है, जो 6 से कटता है। आगे बोला है बेटा कि और 11 से विभाजित होने वाली 5 अंकों की छोटी संख्या। अब 5 अंकों की छोटी संख्या क्या होती है बताइए? 1 2 3 4 5। अच्छा ठीक है, तो ये हमारी 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या आ गई। लेकिन बात वही क्या है, 11 से कटेगी? तो ये 11 से नहीं कटेगी। तो इसके बाद आप छोटी संख्या कौन सी ले सकते हैं? इसके बाद आप छोटी संख्या ले सकते हैं 10,001 ले सकते हैं। लेकिन 10,001 क्या कटेगा? चेक करो, क्या 10,001 कट रहा है? कहाँ कट रहा है? काटो, कहाँ कट रहा है? अब किससे काटना? अरे 11 से काटो कि 11 नंबर 99, एक आएगा, एक मतलब इधर 101 हो जाएगा। 101 कहाँ कटेगा? फिर 10,002 कटेगा। मन में सोचो, 10,003, 10,004, 10,005, 10,006, 10,009, 10,010 कटेगा? 10,010 कटेगा? सब नहीं 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 बोल रही हो, कटेगा 11 से। देखो 11 से नहीं कट रहा है, 11 ने मैंने कट तो गया। यानी कि 11 से कटने वाली संख्या थोड़ी देर अगर आपने मेहनत की तो आपको मिल गई। 11 से कटने वाली संख्या अगर आपने थोड़ी देर मेहनत करी तो आपको मिल गई, है ना? तो 11 से कटने वाली संख्या मैंने थोड़ी देर, देखो मैंने 10,000 समझ गया सबसे छोटी होती है। अब जब ये नहीं मिल रही तो उससे थोड़ा बड़ा देखना पड़ेगा। तो देखा जाए सही मायनों में ये 4 अंकों की सबसे, ये जो है आपकी 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या होगी जो 11 से क्या हो रही है? विभाजित हो रही है। जो 11 से क्या हो रही है? विभाजित हो रही है। ठीक है बेटा, अब आपको क्या करना है? कह रहा है कि उन संख्या के अंकों के योग का गुणनफल ज्ञात करें। तो इस संख्या के अंकों का योग निकाल लो भाई, और इस वाली संख्या के अंकों का योग निकाल लो, फिर उसका गुणनफल निकालना होगा। तो बताइए पहले इस संख्या के अंकों का योग कितना आया और इस संख्या के अंकों का योग कितना आया, तो इनका गुणनफल कितना आया? इनका गुणनफल आया बेटा 6। सवाल का उत्तर कितना आएगा? बोलो सवाल का उत्तर आएगा 6। पहले बताओ समझ में आई बात? क्लियर एकदम है? थोड़ा मेहनत करनी पड़ी लेकिन नंबर मिल गया फाइनली। आसान भी लगा आपको? लेकिन क्या अब आप मेरे से शॉर्टकट सीखना चाहते हैं कि आपको इस सवाल में पेन ही ना छूना पड़े और देखते ही आप आंसर मार दें? कुछ ऐसी ट्रिक हो सकती है क्या? क्या ऐसा कोई थॉट प्रोसेस हो सकता है जिसमें केवल सोचे और आंसर मार दें? कुछ बढ़िया बेहतरीन तरीके, आइए उस पर भी चर्चा कर लेते हैं। क्योंकि आप इतनी दूर से आए हो आज सीखने के लिए, तो और संडे के दिन भी आए हो वो भी, है ना? तो कुछ स्पेशल सीखना बनता है आपका। ठीक है, तो शॉर्टकट देखिएगा इसका। क्या शॉर्ट ट्रिक हो सकती है कि सवाल को फटाक से मार दें बिना कुछ करे हुए, लेकिन आपकी सोच बिल्कुल वैसी होनी चाहिए।
उसके लिए आपको मेरे साथ ज्यादा से ज्यादा टाइम जो है मैथ्स के लिए इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तो जब होता है ना, जिस व्यक्ति के साथ जैसे रहो तो वैसी संगत होते ही और वैसी सोच बुद्धि बनने लगती है। तो जिस तरह से मैं चीजों को सोचता हूं मैथ्स में, वैसे आप सोचने लगोगे। अब हमने करना क्या है, सवाल ने हमसे बोला कि 6 से विभाजित होने वाली सबसे छोटी 4 अंकों वाली संख्या के अंकों का योग, है ना, क्या बोला है, सबसे छोटी ये रही, मैं लिख देता हूं यहां पे, ये रही 4 अंकों की वो संख्या छोटी से छोटी जो 6 से विभाजित होती है। ठीक है, मैंने लिख दिया ये नंबर कैसा है, जो 4 अंकों का सबसे छोटे से छोटा नंबर है जो 6 से विभाजित होता है। और बेटा अगर ये 6 से विभाजित होता है तो आप बोलोगे सर जी अगर ये 6 से विभाजित होता है तो ये नंबर 6 का मल्टीपल होगा, है ना बेटा। फिर आगे बोला है 11 से विभाजित होने वाली 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या, ये रही वो 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या जो 11 से विभाजित होती है। तो मैं कह सकता हूं ये 11 का मल्टीपल होगा। मैं कह सकता हूं ये संख्या क्या होगी बेटा, ये संख्या 11 की मल्टीपल होगी। तो इन दोनों संख्या के अंकों के योग का, है ना, इन दोनों संख्या के अंकों के योग का, यानी 6 का मल्टीपल जो भी संख्या होगी, 11 का मल्टीपल जो भी संख्या होगी, उसके अंकों का आप योग लेंगे और अंकों का योग लेने के बाद क्या कर देंगे, उनकी आपस में गुणा कर देंगे। यही करेंगे नहीं करेंगे, ठीक है, क्या करेंगे लास्ट में गुणा करेंगे। तो जैसे मान लो अंकों का योग यहां पे कुछ आया XYZ, इसका कुछ भी आया होगा, 11 अंकों वाली संख्या के अंकों का योग आया होगा, है ना, जो 11 की मल्टीपल होगी, और जो 6 की मल्टीपल होगी उसका कुछ ना कुछ अंकों का योग आया होगा, वो आप यहां पे लिखेंगे और लिखने के बाद आप क्या कर देंगे, उसकी गुणा कर देंगे। अब मेरी एक बात बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा। अब आप मुझे एक बात बताइए, जरा देख के बताइए, जो संख्या 6 से कट रही है तो पक्की बात है वो 3 से भी कटेगी। सोच के देखो, जो संख्या 6 से कट रही है वो पक्की बात है किससे कटेगी, 3 से भी कटेगी। यानी 6 के मल्टीपल जितने भी होते हैं दुनिया में, 6 के जितने भी मल्टीपल होते हैं वो साथ ही साथ अगर देखा जाए तो 3 के मल्टीपल भी तो होते हैं। आप देख लो, 6 का पहाड़ा देख लीजिए आप, 6 के पहाड़े में जितने भी नंबर आ रहे हैं बताइए क्या वो 3 के मल्टीपल हैं कि नहीं है, बताइए। कोई ऐसा नंबर 6 के पहाड़े में आ रहा हो जो 3 का मल्टीपल ना हो। भाई जो 6 का मल्टीपल होगा, जो 6 से गुणा होकर के उत्पन्न होगा, वो नंबर सीधी सी बात है 3 से भी मल्टीपल हो रहा होगा, क्योंकि 6 के अंदर खुद ही 3 मौजूद है। जब 6 के अंदर खुद ही 3 मौजूद होता है 6 के अंदर, तो यानी 6 के जितने भी मल्टीपल होंगे वो सारे के सारे 3 के मल्टीपल होंगे। यानी मैं एक चीज समझ गया, यहां पे जो भी नंबर आने वाला है वो 3 का भी मल्टीपल होगा, और 3 का मल्टीपल अगर होगा तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर कोई संख्या 3 का मल्टीपल है, जैसे 3 का कोई मल्टीपल ले लीजिए, तो 3 का कोई भी मल्टीपल होगा तो वो हमेशा 3 से कटेगा जरूर। 3 का जो भी मल्टीपल होगा वो 3 से कटेगा जरूर। यानी मैं एक चीज समझ गया, कि यहाँ पे जो भी संख्या आएगी वो 3 का भी मल्टीपल होगी जरूर। वो संख्या 3 का भी क्या होगी, बोलो, मल्टीपल होगी। और 3 का मल्टीपल अगर कोई संख्या है और उसकी गुणा किसी भी XYZ से नंबर से हो रही है, मान लो यहाँ पे कोई भी नंबर रहा होगा, जब आपने इसके अंकों का योग निकाला होगा, है ना, और इसके अंकों का योग निकालोगे तो ये संख्या 6 का मल्टीपल है तो 3 का मल्टीपल भी है। और अगर ये 3 का मल्टीपल है तो उस संख्या के अंकों का योग जो भी आया होगा, वो संख्या के अंकों का योग भी 3 का मल्टीपल आया होगा। उस संख्या के अंकों का योग भी क्या आया होगा, आप 3 का कोई भी मल्टीपल संख्या ले लीजिए, उसके अंकों का योग देखिए 3 का मल्टीपल ही आ रहा होगा। बताइए, जैसे मैंने 3 अट्ठे 24 लिया, 24 का बताइए अंकों का योगफल 6 आया, और 6 बताइए 3 का मल्टीपल है कि नहीं है। फिर से मैं 3 का एक मल्टीपल ले लेता हूं, 3 ने 27 ले लिया मैंने, मान लो 27 का योगफल कितना हो गया, 9 हो गया। क्या 9 3 का मल्टीपल है कि नहीं है। यानी 3 का मल्टीपल जो भी संख्या होगी, है ना, उसके अंकों का योग सदैव क्या आएगा, 3 जरूर आएगा। और यानी कि जब इसकी गुणा हो रही होगी तो जो हमारा आंसर होगा, ये जो हमारा आंसर होगा, ये पक्की बात है 3 का मल्टीपल होगा। ये आंसर क्या होगा, ये पक्की बात है 3 का मल्टीपल होगा। तो अगर आंसर हमारा 3 का मल्टीपल होगा तो हमने कहा लाओ देख लेते हैं, क्या ये 3 का मल्टीपल है, ना जी। क्या ये 3 का मल्टीपल है, नहीं जी। क्या ये 3 का मल्टीपल है, नहीं जी। तो ये इकलौता ऑप्शन ऐसा है जो 3 का मल्टीपल है, एंड दिस इज द आंसर। ये था एक थिंकिंग अप्रोच, कि हमने देखा अच्छा ये नंबर ठीक है 6 का मल्टीपल है, ये नंबर 11 का मल्टीपल है, तो 11 का मल्टीपल उसके अंकों का कुछ ना कुछ आया होगा, लेकिन जो 6 का मल्टीपल है वो 3 का मल्टीपल भी होगा। 3 का मल्टीपल अगर है, 3 का मल्टीपल अगर वो नंबर है तो उसके अंकों का योग भी 3 का मल्टीपल आएगा, पक्की बात है। और यानी कि जब इन दोनों चीजों की गुणा होगी तो गुणा होते वक्त 3 का मल्टीपल मल्टीप्लाई हो रहा है, और 3 का मल्टीपल किसी में भी अगर मल्टीप्लाई हो रहा है तो आंसर जो बनेगा वो 3 का मल्टीपल बनेगा। आंसर 3 का मल्टीपल आएगा, खत्म सवाल। अब चाहे तो आप इतनी लंबी चौड़ी गणित समझ लीजिए, और चाहे तो वो सिंपल सी बात अगर आपके दिमाग में थी तो आप देखते ही आंसर मार सकते थे। आपको ये तो मैंने आपको समझाया था कि आपको शॉर्टकट समझ में आ जाए, और अगर ये चीज समझ में आती है तो फिर आपको पेन नहीं छूना है,
अब आपके सामने दोबारा जिंदगी में कभी ऐसा सवाल आएगा ना, आप यही सोचोगे, सर ने बताया था यार 6 से कटने वाली संख्या इसकी गुणा होगी, तो ये तो साला 3 का मल्टीपल होगा ही होगा, और 3 का आंसर 3 का मल्टीपल कहाँ गया, 3 का मल्टीपल मार दो। ये सोचना है आपको। धीरे धीरे आपकी बुद्धि काम करने लगेगी अगर आप मुझसे नंबर सिस्टम और डिविजिबिलिटी जैसे चैप्टर पढ़ने लगे। ये बुद्धि तब धीरे धीरे काम करने लगेगी, अभी नहीं करेगी, टाइम लगेगा इसमें। अब सवाल में लिखा है बेटा 13 से विभाजित होने वाली सबसे छोटी 3 अंकों की संख्या को अगर 16 से विभाजित करेंगे तो शेषफल ज्ञात करें। ये बड़ा ही आसान सा सवाल है, सभी बच्चे जल्दी से लगा सकते हैं। देखिए 13 से विभाजित होने वाली सबसे छोटी 3 अंकों की संख्या क्या होती है बताइए। 13 का पहाड़ा पढ़ दीजिए। 13 का पहाड़े में कौन आएगा, 13 अट्ठे 104 आएगा, आया। तो ये 13 से कटने वाली सबसे छोटी 3 अंकों की संख्या आ गई, आगे कि नहीं आगे बताइए। ये 13 से कटने वाली संख्या तो हम कह सकते हैं 13 का मल्टीपल है। 13 का कौन सा मल्टीपल है, 8वां मल्टीपल है। अब अगर इसको 16 से भाग करेंगे तो शेषफल ज्ञात करिए। 16 से भाग कर दीजिए बेटा, कौन सा कठिन सवाल है। 16 से भाग कर दीजिए, शेषफल बता दीजिए कितना आएगा। 16 से कितनी बार में जाएगा, 16 छक्का 96, 16 छक्का 96 चला जाएगा बेटा। आंसर कितना आ गया बताइए 8। तो शेषफल कितना आ जाएगा बोलो 8। बताइए क्या ये कठिन था सवाल। बताओ क्लियर क्वेश्चन, चलें आगे। सतीश क्लियर हो रहा है एकदम। अगला सवाल, सवाल देख लो बेटा अगला। 65-61 के वर्गमूल की गणना की जाती है तो यह संख्या अपने ही वर्गमूल से विभाजित किया जाता है, परिणाम ज्ञात करें। बहुत बढ़िया सवाल क्वेश्चन है बेटा। 65-61 के वर्गमूल की गणना की जाती है तो यह संख्या को अपने ही वर्गमूल से विभाजित किया जाता है, परिणाम ज्ञात करें। अब सबसे पहली बात तो आप लोगों को मैंने वो सिखा रखी है, याद है पड़ोसन ट्रिक सिखाई थी। पड़ोसन ट्रिक सीखी थी कि नहीं सीखी थी, ऑनलाइन पढ़ी है क्या पड़ोसन ट्रिक मेरी, नहीं पढ़ी ना ऑनलाइन। हम्म हम्म चलो जल्दी से निकाल लेते हैं। तो 65-81 के वर्गमूल की गणना की जाती है। फिर क्या लिखा है, अगर हम इसके वर्गमूल की गणना करेंगे तो देखो जरा कितना आएगा। हाँ 65-61 के वर्गमूल की गणना करने के लिए आपको ट्रिक क्या सिखाई थी बेटा, 2 नंबर से कटिंग करेंगे, फिर एक कहां पे आता है, एक एक कम एक में आता है, 9 नेम 81 में आता है। फिर यहाँ पे 65 को देख के क्या लेंगे, 8 64 लेंगे, है ना, ज्यादा नहीं होना चाहिए, कम होना चाहिए। फिर आपको 8 के आगे का नंबर कौन मिलता है, 8 के आगे 9 मिलता है, तो 8 नेम 72। तो अपना घर कौन सा है, अपना घर बताइए कौन सा है, नहीं अपना घर इधर वाला है, ये है कि ये है, कौन है अपना घर, ये अपना घर होता है, और ये किसका घर होता है, ये पड़ोसन का घर होता है। इसको हम बोलते हैं पड़ोसन का घर। अपना घर क्या है भाई, छोटा है, और अगर छोटा है तो छोटी संख्या आंसर होगी, ना कि बड़ी संख्या। यानी कि मैंने जब इसके वर्गमूल की गणना की तो कितना आ गया 81। इसका जो वर्गमूल आया कितना आ गया 81। सवाल कह रहा है यह संख्या को अपने ही वर्गमूल से विभाजित किया जाता है। अच्छा, इस संख्या को अपने ही वर्गमूल से विभाजित किया जाता है, इस संख्या को अपने ही वर्गमूल से विभाजित किया जाता है। और अगर इस संख्या को अपने ही वर्गमूल से विभाजित किया तो आंसर कितना आ गया बेटा, आंसर आ जाएगा 9। बताइए लगा लिया था आप लोगों ने कि नहीं। इसके बाद आप लोग लैंग्वेज नहीं समझ पाए, देखिए, है ना। तो आज कहीं ना कहीं आपकी नंबर सिस्टम की बहुत बढ़िया प्रैक्टिस हो रही है। अगर आपने नहीं पढ़ा है उसके बावजूद आप यूपीपी के नंबर सिस्टम के सारे क्वेश्चन उड़ा रहे हैं। अरे मोहित भाई पानी ला दो, इनको जरा खटखटा दो, वरना ये पिक्चर ही देखते रहेंगे। हम्म अरे जाओ उनको खटखटा दो, कह दो सर बुला रहे हैं।
पानी आनी दे के पिक्चर ही देखते रहेंगे। 40 के वर्ग के 40 का वर्ग कितना हो जाएगा जरा बताइएगा। 40 का वर्ग हो जाएगा 1600 और 40 के वर्ग का 40%, 40 के वर्ग का कितना 40% का एक चौथाई भैया पानी दे दो। ये हो गया। अब क्या करना है, मैं क्या क्या होने वाला है, परसेंटेज क्या करेगा बताइए, 2 जीरो खा जाएगा और 4 क्या कर देगा, 4 दहम 40 कर देगा। क्या बचेगा, बचेगा 16 गुणे 10। अगर किसी से गलती हो रहा था तो चेक कर लो कहां पे हो रहा था। 16 गुणे 10 कितना आ जाएगा भाई, 160। उत्तर आएगा बेटा 160। बताओ क्लियर था आप लोगों का एकदम। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। अब देखिए नंबर सिस्टम जब पढ़ाते हैं तो उसमें एक चीज बताते हैं बेटा, वो चीज आप लोग भी याद कर लीजिए। दुनिया में 1001 एक ऐसा सबसे छोटा नंबर है जो 7, 11 और 13 से विभाजित होता है। किससे किससे बेटा, 7 से, 11 से और 13 से। ये चीज नंबर सिस्टम में पढ़ाई जाती है। 1001 सबसे छोटा नंबर है जो कि देखा जाए 4 अंकों का भी है ना। 1001 4 अंकों का सबसे छोटा नंबर है जो कि 7, 11, 13 से विभाजित होता है। अब आपको उत्तर मिल रहा होगा। पहले देख लीजिए क्या 1001 कटता है सबसे, चेक कर लीजिए आप लोग। जैसे कि अगर मैं बात करूं क्या 1001 पहले बताओ 7 से कट रहा है, चेक करो। 7 एकम 7, 7 चौक 28 और 2 7 3 21। 7 से कट रहा है, 11 से भी कट रहा है और 13 से भी कट रहा है। सबसे कट रहा है ना, 13 से 91 जाएगा और कितना बचेगा ना, हाँ ठीक कट रहा है। तो यानी कि 11 से विभाज्य होने वाली सबसे छोटी 4 अंकों की संख्या। मैंने आपको क्या बताया अभी, मैंने आपको ये बताया बेटा 1001 एक ऐसा नंबर है दुनिया में 4 अंकों का सबसे छोटा नंबर है जो कि 7, 11 और 13 द्वारा क्या होता है, विभाजित होता है। 7 से, 11 से और 13 से। बट सवाल ने पूछा 11 से कटने वाली सबसे छोटी 4 अंकों वाली संख्या के अंकों का योग, तो वो संख्या क्या होगी, 1001 ही होगी। और जिसके अंकों का योग कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो 13 से विभाज्य होने वाली सबसे छोटी 4 अंकों की संख्या के अंकों का योग वही हो जाएगा, वो भी 1001 ही होगी। तो उसके अंकों का योग भी कितना हो जाएगा बेटा, उसके अंकों का योग भी 2 आ जाएगा। और उसके अंकों के योग का क्या करना है, गुणनफल ज्ञात करना है। और अंकों के योग का गुणनफल ज्ञात करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा बेटा, आंसर आ जाएगा 4। तो यहां से आपको एक कॉन्सेप्ट भी लर्न कर लेना है बेटा, समझ लेना है कि 7, 11, 13 से कटने वाली 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होती है, वो होती है 1001। 7, 11, 13 का उसको एलसीएम भी बोलते हैं, उसको 7, 11, 13 का क्या बोलते हैं, एलसीएम भी। कितना आएगा, देखिए यहां पे एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है जो इसमें लिखा नहीं है बट आपको समझना है। क्या समझना है, सवाल ने बोला है कौन सा न्यूनतम 2 पूर्णांकों का योग है बेटा, कौन सा न्यूनतम 2 पूर्णांकों का योग है। न्यूनतम मतलब द मिनिमम वैल्यू ऑफ द एक्स एंड वाई, द मिनिमम वैल्यू ऑफ द एक्स प्लस वाई। यानी कौन सा 2 न्यूनतम पूर्णांकों का योग है जिनका गुणनफल 64 है, जिनका गुणनफल कितना है, 64। अब यहाँ पे आप लोग एक बात याद रखिएगा जो सवाल में नहीं दी गई है, वो बात ये है द वैल्यू ऑफ द एक्स एंड वाई शुड बी इक्वल। ये वैल्यू यहाँ पे ये बात दी नहीं गई है बट ये आपको ध्यान रखनी है, द वैल्यू ऑफ द एक्स एंड वाई शुड बी इक्वल। दिस इज द कंडीशन ऑफ दिस क्वेश्चन, है ना। और ये क्वेश्चन में दी होनी चाहिए थी बट नहीं दी, तो कोई बात नहीं, आपके लिए अंडरस्टूड है
कि ये कंडीशन मैंडेटरी होती है, ये कंडीशन मैंडेटरी होती है। अब आपको ये सोचना है बेटा, अगर ये दोनों बराबर हैं, यानी यहाँ पे दोनों ऐसे नंबर होने चाहिए जो कैसे होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। और वो नंबर अगर बराबर होंगे तो बताइए ऐसे नंबर क्या हो सकते हैं जिससे गुणा करने पे 64 मिल जाए। बताइए क्या बनेंगे नंबर, बोलो 8 ही तो बनेगा भाई, 8 गुणे 8 ही तो 64 होता है। और ये कंडीशन मैंने बता दी मैंडेटरी। इस तरह के सवाल में अगर आपसे गुणनफल दिया है और आपसे मिनिमम योगफल पूछ रहा है, मिनिमम योगफल पूछ रहा है, तो ये नंबर कैसे होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। यानी कि 8 बटे 64। और अगर आपको 8 मिल रहा है, अगर बच्चे आपको कितना मिल रहा है, 8 मिल रहा है, तो फिर ये कितना हो जाएगा, 8 प्लस 8 बोलो, ये हो जाएगा आपका 8 प्लस 8 16। सवाल का आंसर देख लो भाई कहां पर है, 8 प्लस 8 यानी आंसर आ जाएगा 16। एक ऐसा सवाल आपको और दे रहे हैं, उसको भी जरा बताइएगा। जैसे मान लीजिए मैंने बोला कि निम्न में से कौन सा न्यूनतम दो पूर्णांकों का योग है जिसका गुणनफल 49 है, जिसका गुणनफल 49 है, बताइए कितना आएगा, 14 आ जाएगा, क्योंकि 7 सत्ते 49 मिल रहा है, तो 7 प्लस 7 कितना हो जाएगा बेटा, 7 प्लस 7 14 हो जाएगा। तो यानी कि मिनिमम अगर आपसे योगफल पूछ रहा है, मिनिमम योगफल तो कितना हो जाएगा, 14। अगला क्वेश्चन लगाइए। सब एकदम बेहतरीन सवाल है बेटा, ये नंबर सिस्टम के, नंबर सिस्टम के एकदम बढ़िया सवाल है। क्या बोल रहा है, वह न्यूनतम संख्या ज्ञात करें जिससे इसमें गुणा कर पूर्ण, इसमें वर्षों के पूर्ण बनाने के लिए गुणा किया जाना चाहिए। अच्छा, बताओ कितना आंसर आ रहा है। पांच आ रहा है, यानी कि इसका मतलब है इन्होंने आंसर दिया है 5। ध्यान से सभी लोग समझिएगा बेटा, यानी कि अगर हम 5 है वो न्यूनतम संख्या मान लेते हैं जिसको हमें 1200 को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए गुणा करनी पड़ेगी, और 1200 में अगर हम 5 की गुणा मार देते हैं, अगर आप आंसर लेते हो 5 को, यानी 5 से आप गुणा करते हो तो आपको मिलता है कितना, 6000। अब आप मुझे बताइए पहले तो ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर यानी पूर्ण वर्ग है कि नहीं है। पहली बात तो ये परफेक्ट स्क्वायर है ही नहीं, पूर्ण वर्ग है ही नहीं। 1200 को किससे गुणा करेंगे, वो पूर्ण वर्ग बनाना है हमें ना उसको। हाँ तो बेटा ये पहली बात तो पूर्ण वर्ग नहीं है ना, इट्स नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, इट्स नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। परफेक्ट स्क्वायर नंबर, पीएसएन का मतलब क्या हो गया, परफेक्ट स्क्वायर नंबर। तो भाई अब किससे गुणा करें, अगर 2 से गुणा करेंगे तो भी नहीं आएगा, 1200 दूनी 2400 हो जाएगा, और 2400 भी आप जान रहे हैं, 2400 भी आप समझ रहे होंगे कि 2400 पूर्ण वर्ग बेटा नहीं होता है। ठीक है भाई, फिर न्यूनतम नंबर 2 के बाद कौन सा है, 3 है। अगर हम 3 को लें तो क्या काम बनेगा, यस, अगर हम 3 को लेते हैं एज ए आंसर तो 3600। और ये बताइए परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं है, यस ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, दिस इज द परफेक्ट स्क्वायर नंबर। और ये किसका स्क्वायर है, ये देखा जाए 60 का स्क्वायर है, तो सिंपली आंसर आ जाएगा हमारा कितना, 3 आ जाएगा, यानी 3 से गुणा करनी पड़ी, तो ऑप्शन सही लग जाएगा। इसमें क्या ही तुम्हें सोल्यूशन दिखाएं इसका, बाकी सोल्यूशन देखना है तो यार क्या बताएं, इसमें देख लो। ऐसे होता है जैसे 1200 कोई नंबर दे दिया है ना, कोई भी नंबर दिया जाए, मान लो इसमें आप आइडिया लगा लिया, सब सवाल में आप आइडिया ना लगा पाए तो क्या करना है, अगर हर सवाल में आइडिया ना लगा पाए तो क्या करना है, उड़ाना शुरू कर दो। 4 से काटेंगे, 4 तियां 12, फिर 4 से काट दो, फिर 4 से काट दो कितना जाएगा, 75, फिर 5 से काट दो 15, 5 तियां 15, 3 एक कम 3। तो देखा जाए ये वैल्यू आई कितनी, ये वैल्यू आई 1200 की वैल्यू आई है बेटा 4 गुणे 4 यानी 4 का स्क्वायर हो गया,
5 गुणे 5 यानी 5 का स्क्वायर हो गया। और 3 बेचारा सिंगल में है, 3 बेचारा क्या है, सिंगल में है, यानी कि 3 अगर सिंगल में है तो 3 को मिंगल, यानी कि 3 को एक और वैल्यू यहाँ पे चाहिए होगी, तब ये क्या बनेगा, 3 का स्क्वायर बनेगा, है ना। तो यानी इसको एक वैल्यू ये चाहिए होगी, और वो वैल्यू क्या चाहिए होगी, वही आपका आंसर हो जाएगा। वो वैल्यू चाहिए होगी 3, और जैसे यहाँ पे 3 आप पुट करेंगे तो ये 3 का स्क्वायर बन जाएगा, यानी कि सभी के सभी पूर्ण वर्ग हो जाएंगे, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर। तो आंसर क्या चला जाएगा आपका 3। तो ये आपका जनरल मेथड हो गया। बाकी आपने ऊपर कैसा लगाया, बाई ऑप्शन सोच लिया, कैसे भी सोच लो मतलब। आज आप लोगों को इसकी क्वेश्चन पीडीएफ दी जाएगी, आप घर जाके क्वेश्चन पीडीएफ हल करिए, जहां पे सवाल फंसेगा आप बस केवल पहले याद करिएगा कैसे किया था हमने। ये सवाल आप याद रखिएगा, यूपीएसआई, एसएससी, बैंक, रेलवे, हर जगह काम आएंगे बेटा। नंबर सिस्टम के सारे क्वेश्चन। क्या कह रहा है आपकी बार 44 से कटती है, कौन सा अंक x का स्थान ले सकता है। मालिक। देखिए ऑप्शन से भी लगा सकते हैं या टेक्निक भी लगा सकते हैं। बताइए जल्दी से सतीश, कितना आंसर आ रहा है इसमें। हाँ ऑप्शन से लगाया होगा आप लोगों ने। सबसे बेस्ट क्या है, ऑप्शन लगाना इसमें बेस्ट है। ऑप्शन से जल्दी लग जाएगा आपका। बाकी अगर हम बात करें तरीके की, तो तरीका क्या हो सकता है वो भी देख लीजिए। 247x8, 247x8 44 से जो कटेगा वो सीधी सी बात है 11 से भी कटेगा बेटा, और 4 से भी कटेगा। ये रूल होता है, 44 से कट रहा है तो 11 से भी कटेगा बेटा, और 4 से भी कटेगा। अच्छा अभी आप लोगों ने डिविजिबिलिटी चैप्टर नहीं पढ़ाया होगा आपसे ना, डिविजिबिलिटी पढ़ लीजिएगा, मजा आ जाएगा। अब देखिए 11 का रूल लगाते हैं पहले हम। 11 का रूल क्या होता है, 2 + 7 9, और 9 + 8 कितना हो जाएगा 17, और यहां बचेगा 4 + x, यानी कि जो इनका डिफरेंस है बेटा, इनका जो डिफरेंस है वो या तो 0 होना चाहिए या फिर 11 का मल्टीपल होना चाहिए। इनका डिफरेंस 0 या 11 का मल्टीपल होना चाहिए, ठीक है। अब हमें यह देखना है कि 0 कब आ सकता है, जब 17 और 17 का डिफरेंस लेंगे तो 0 आ सकता है। 17 और 17 का डिफरेंस लेंगे तो 0 आ सकता है। लेकिन ये 17 कैसे बनेगा, अगर ये 4 है तो 4 में कितना जोड़ देंगे 17 बन जाए। लेकिन 13 यहां नहीं लिख सकते बिकॉज दिस इज द सिंगल डिजिट वैल्यू। तो इसका मतलब हम 17 का डिफरेंस 0 तो नहीं बना सकते हैं। अब एक चारा ये रह गया कि हमें इसको 11 का मल्टीपल बनाना पड़ेगा। और 11 का मल्टीपल बनाने का मतलब क्या हो सकता है, अगर हम एक काम कर दें, मान लो इसको अगर हम 6 ले लें तो 17 और 6 का डिफरेंस कितना हो जाएगा 11, और अगर इसको 6 लेना है तो x का वैल्यू कितना डालना पड़ेगा 2। x का वैल्यू डालना पड़ेगा कितना बेटा 2, और x का वैल्यू अगर हम 2 डालते हैं तो ये बनेगा 4 2 6, 6 और 17 का डिफरेंस कितना आ जाएगा 11 आ जाएगा। तो यानी कि x का वैल्यू कितना होना चाहिए 2, और साथ ही साथ अगर आप यहाँ पे 2 रख रहे हैं तो आप देखो वो 4 से भी कटेगा, क्योंकि 4 का रूल क्या होता है, लास्ट की 2 डिजिट जो है कटनी चाहिए। तो लास्ट की 2 डिजिट यानी कि 28 होगी, 28 बेटा कटता है हमारा, 28 हमारा कटता है। लास्ट की 2 डिजिट 4 वाला रूल फॉलो कर देंगी, क्या बनेगी, अगर x की वैल्यू 2 आ गई तो 28, एंड 28 4 से क्या होता है डिवाइड होता है। और बाकी आप ऑप्शन से लेकर के भी करेंगे तो भी आपको जल्दी से दिख जाएगा। ऑप्शन से लेने पे आप क्या करेंगे, आप 11 से कटवा के देख लेंगे उस ऑप्शन उस वैल्यू को, और 4 से भी कटवा के देख लेंगे। और अगर वो वैल्यू 11 और 4 दोनों से कट रही है तो सीधी बात 44 से कटेगी। आप लोगों ने ऑप्शन सही लगाया होगा, वही आपके लिए सही। आप कहां इतना गलत लगाओगे, है ना। बहुत बढ़िया सवाल, आसान भी है। मैं बता देता हूं, जब मैं बोलता हूं अच्छा क्वेश्चन है मतलब कठिन क्वेश्चन है, मतलब आसान है मतलब आसान है। जल्दी से हाथ दिखाइएगा इस क्वेश्चन में। भाई 256 का वर्गमूल कितना होता है बताइए। अनु बेटा पेन में चलाओ, ऐसे नहीं। 256 का वर्गमूल कितना होता है 16, 16 का वर्गमूल 4। तो इनका गुणनफल ज्ञात करिए।
गुणनफल यानी कितना आ गया 64। और जो ये परिणाम आया इस परिणाम का भी वर्गमूल फिर ज्ञात करिए, जो परिणाम आया इसका भी फिर वर्गमूल ज्ञात करिए। कितना आ जाएगा बेटा 8, उत्तर आ जाएगा 8। आसान था ना बिल्कुल एकदम। अगला क्वेश्चन देखिए। कितना आएगा बताओ। इस सवाल का तरीका पता है क्या होता है? क्या इस सवाल का तरीका क्या होता है? अच्छा, इस सवाल का तरीका ये होता है बेटा, देखिए हमेशा याद रखिए समानुपात में इन दोनों की गुणा होती है और बराबर होकर के इन दोनों की गुणा होती है। अगर आपको ये मेथड अभी तक नहीं पता था समानुपात का तो आप ध्यान रखिएगा, अनुपात समानुपात चैप्टर से इन दोनों की गुणा होगी तो मैं क्या लिखूंगा 12/10 गुणे x/6 और बराबर करके क्या लिखूंगा 4/5 गुणे 9/2। अब इसको जल्दी से हल कर लेंगे। देखो क्या मिलने वाला है मुझे, क्या क्या कटने वाला है पहले देख लो। नीचे 10 है और यहाँ 60 है, 10 और 60 को काट दो तो क्या मिलेगा 10 एक कम 10 और 10 छंगे 60 कट गया। और 4 ने 36 है, देखो ये कितना है 36 है तो 36 को काट दूंगा 12 तिया 36 है ना, 36 है 12, 12 तिया 36 कट गया। अब बटे वाला 6 कैंची में जाएगा और बटे वाला 6 अगर कैंची में जाएगा तो कितना हो जाएगा x बराबर कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। उत्तर सवाल का उत्तर आ जाएगा बेटा 18। इसको उधर ले चलता हूं, काहे पेज तुम्हारा खर्च हो है ना। ये क्या हो गया यार, अरे वो चला कहाँ गया सब लिखा था जो, अच्छा आ गया ठीक है। चलो देखो मैं आपको एक चीज बताता हूं, आपने एक चीज पहले पता है बच्चों, आपने एक चीज गलत सोची। आपने पता क्या सोचा 24 को देख के आपके मन में क्या आ गया 4 छंग 24 आ गया कि सर 4 से भी कटेगी 6 से भी कटेगी। पहले बात आप याद कर लीजिए डिविजिबिलिटी का ये रूल गलत है। ये डिविजिबिलिटी का ये रूल गलत क्यों है पहले ये भी जानिए। आपने बोला 24 से कटती, इसका मतलब सर 4 से भी कटेगी 6 से भी कटेगी, गलत, ये गलत है। अब पूछिए क्यों गलत है? क्योंकि याद रखिएगा आपको जो यहाँ पे जो जोड़े बनाते हो ना, ये जोड़ा ऐसा होना चाहिए जो कि को प्राइम होना चाहिए बेटा। जोड़ा कैसा होना चाहिए को प्राइम। अब पूछो को प्राइम क्या होता है, को प्राइम नंबर क्या होते हैं? को प्राइम नंबर वो होते हैं जिनमें आपस में कुछ भी कॉमन नहीं होता है, जबकि देखो इन दोनों में कॉमन है, दोनों में ही 2 आता है, तो दीज आर नॉट द को प्राइम नंबर। तो आप 4 और 6 नहीं बोल सकते और ना उससे जज कर सकते हैं क्वेश्चन को। तो आपको ऐसे 2 नंबर लेने होंगे 24 के लिए जो उसमें को प्राइम नंबर ना हो, जिसके 8 तिया 24। अब बताइए 8 तिया 24 अगर आपने लिया तो बताइए को प्राइम है कि नहीं है? यस दीज आर द को प्राइम नंबर। और अगर एक को प्राइम है तो आप ये सोच सकते हैं कि जो संख्या 8 से भी कटे और 3 से भी कटे वो निश्चित रूप से 24 से कटेगी। अब मेरे बच्चे 3 का रूल पहले लगा लो। 3 का रूल क्या कहता है? अंकों का योगफल 3 से कटना चाहिए। 3 का रूल कहता है बेटा अंकों का योगफल 3 से कटना चाहिए। तो चलो भाई अंकों का योगफल देख लेते हैं। 4 4 8 4 12 कट गया, 7 और 1 8 बच गया और 8 3 से नहीं कटता है। 8 अगर 3 से नहीं कटता है तो उसका लिए 3 से नहीं कटेगी। फिर लगाते हैं 3 का रूल, 6 कट गया बेटा पूरा पूरा, 8 8 16 तो 18 कट गया, 18 भी 3 से कट गया, 5 बच गया, तो यानी ये भी 3 से नहीं कटेगी। जब 3 से नहीं कटेगी तो 24 से कहां कटेगी? फिर 3 का रूल लगाएंगे बेटा, 3 कटा 9 कटा 6 कटा कट गया, क्या बचा 3 9 6 कट गया, 7 और 4 7 और 4 11, 3 से नहीं कटता है। पक्की बात है ये आंसर होगा। जब 3 ऑप्शन एलिमिनेट हो गया तो इसका उत्तर होना इसकी मजबूरी है, यही होगा। बाकी देख लो सब कुछ ओके कर रहा है।
3 का रूल लगा के देख लो, 5 5 10, 10 8 18 कट गया, 18 के बाद 7 2 9 भी कट गया, यानी ये 3 से तो विभाजित हो रहा है। और बेटा 8 का रूल बताइए क्या होता है? यस, यही मैं सुनना चाहता था। द लास्ट 3 डिजिट शुड बी डिविजिबल बाई 8, है ना। अगर वो 8 से कटा है तो आखिरी के 3 डिजिट, तो आखिरी के 3 डिजिट को 8 से भाग कर दीजिए। 8 छंग 48 और 4 बचेगा, फिर 8 छंग 48, यानी कि आखिरी की 3 संख्या अगर हमारी कट रही है 8 से, तो वो संख्या पूरी पूरी 8 से कटेगी, यानी उत्तर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन। तो कहने का मतलब है आपका एग्जाम में बेटा दिमाग किस प्रकार से चलना चाहिए, आप उसी की प्रैक्टिस करने आते हो। एग्जाम में आपका दिमाग कैसे सोच रहा है, वो गलतियां सारी आप यहां कर रहे हो, और आपके वहां गलती करने के चांसेस कम होते जा रहे हैं। वैसा ही क्वेश्चन है, देखिए। तो प्यारे साथियों, देख रहे हैं आप लोग, यूपी पुलिस कांस्टेबल का हम लोग नंबर सिस्टम का सुपड़ा साफ कर रहे हैं, बिल्कुल। कितना आएगा? चौथा। तो बात करें 12 से विभाज्यता का नियम लगाने के लिए, आप क्या अप्लाई करेंगे? 4 का और 3 का, और दोनों को प्राइम नंबर हैं। दोनों क्या है बेटा? को प्राइम नंबर है। तो हम चौथे ऑप्शन को ही चेक कर लेते हैं एक बार। क्या ये 3 से कट रहा है? पहले बताइए आप लोग। 3 से कटने के लिए 5 7 12 कट गया, 2 2 4 4 8 12 कट गया पूरा पूरा 3 से। और 4 ये कहता है कि आखिरी के 2 नंबर कटने चाहिए, आखिरी के 2 नंबर भी कट रहे हैं, तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? चौथा ऑप्शन। हमने सीधे सीधे चौथा ही चेक कर लिया। ऊपर देखोगे तो 3 से नहीं कट रहा होगा कोई ना कोई। बताओ, लग गया था आप लोगों का? सोचो क्या होता है। हिंदी में लिखा तो है, देखो। अब बेटा वो पूछ रहा है कौन भाज्य नहीं है। अब जो भाज्य नहीं होगा वो कौन होगा? अभाज्य होगा। बुद्धि लगाओ। जो भाज्य नहीं है मतलब वो अभाज्य है। अच्छा, जैसे मान लो मैंने कहा कौन सुंदर नहीं है, तो इसका मतलब है मैं पूछ रहा हूं कौन कुरूप है, यही तो मतलब हुआ। अब मैंने पूछा कौन मूर्ख नहीं है, इसका मतलब मैं पूछ रहा हूं कौन बुद्धिमान है। तो वो कह रहा है कौन भाज्य नहीं है, इसका मतलब है वो ये पूछ रहा है कौन अभाज्य है इसमें से कौन अभाज्य है। आपसे सीधा पूछा जा रहा है भाज्य नहीं है, मतलब अभाज्य पूछ रहा है। कौन सा आंसर आएगा बताओ? देखें भाई, कौन सी संख्या भाज्य नहीं है। और भाज्य नहीं है मतलब वो क्या पूछना चाहता है? कौन अभाज्य है। उसका सीधा सा पूछने का मतलब है अभाज्य कौन है। अभाज्य मतलब प्राइम नंबर पूछा जा रहा है आपसे। क्या पूछा जा रहा है? प्राइम नंबर। इसको जरा 7 से काटिए, देखिए कट रहा है 7 से। 7 एकम 7 और 6 7 नेमा 63। 7 से तो कट रहा है, तो बस फिर ये काहे का भाज्य नंबर? तो नहीं है। अच्छा, 533 बताइए जरा, ये कट रहा है? किससे कट जाएगा? 17 से कटेगा। 17 तिया 51, 2 नहीं, 17 से तो नहीं कट रहा है। अब किससे काटें? 23 से काटें। 23 दूनी
46, 7 73 हो गया, 46 73 हो गया, 13 से कट रहा है तो 13 से चेक कर लो, 13 से चेक कर लो भाई, 13 चक्कू 52, 13 कम 13, बिल्कुल 13 से कट रहा है। अच्छा ये वाला देखिए जरा, आठ सौ तैंतीस बताइए किससे कटेगा, जल्दी सोच के बताइए। सोच के बताओ भाई, 833 किससे कट रहा है। जरा 29 से काट के देख लो, 29 से तो नहीं कट रहा है कहीं, देख लो जरा कैलसी से देख लो। 833 देखो किससे कटेगा भाई, फोर्टी नाइन से, 49 से कट रहा है तो 7 से भी कटेगा, 7 एकम 7 चला गया, और 7 एकम 7 चला गया बेटा, हाँ 433 किसी से नहीं कट रहा है, और अगर वो किसी से नहीं कट रहा है क्योंकि बाकी सारे कट गए तो एक ही होगा जो नहीं कट रहा होगा, तो आंसर क्या हो जाएगा 433, यही होगा कंपोजिट, ये सॉरी अभाज्य नंबर, यानी कि प्राइम संख्या क्या होगी, ये होगी हमारी। ठीक है, बाकी सारे क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। वर्ग संख्या नहीं, इज नॉट अ स्क्वायर नंबर, पूर्ण वर्ग नहीं है। भाई आपको ट्रिक कुछ याद है, करवाई थी, 7 अट्ठे 56, 7 अट्ठे 56 25, 7 अट्ठे 56 25, यानी अगर मैं आपसे 75 का स्क्वायर पूछूंगा तो आप कैसे बताएंगे, आपको ट्रिक बताई थी मैंने। हाँ जैसे कि यहाँ पे 7 लिखा है, 7 के आगे वाला नंबर क्या होता है 8, तो 7 अट्ठे 56 और 25, याद आया आपको। इसी प्रकार से 72 25, ये 8 नेम 72, यानी ये 85 का स्क्वायर है, याद आया, 8 है तो 8 नेम 72 25, याद आ गया आपको। इसी प्रकार से 90 25 को क्या बोलेंगे बेटा, 9 दहाम 90, क्या बोलेंगे 9 दहाम 90 25, 9 दहाम 90 25 बोलेंगे। ये ट्रिक होती है, मैंने आपको पहले कराई ये ट्रिक, आप याद है ना, सभी बच्चों को ट्रिक कराई मैंने, 9 दहाम 90 25 होता है, लेकिन ये किस में आएगा 36 25, ये किसी में नहीं आएगा, यानी ये संख्या वर्ग बेटा नहीं है, ये संख्या वर्ग नहीं है। बताइए कुछ समझ में आया, बताओ समझ में आया कि नहीं आया। चल एक सवाल और लगाइए, खत्म हो गए, चलो फिर आज के लिए इतने सेशन रखते हैं। कितने सवाल हो गए जरा देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 20 क्वेश्चन थे भाई, इनका रिवीजन अच्छा बस इसलिए लग रहा है ना क्योंकि आपको आसान दिख गया, शुरू में कठिन डाले थे मैंने, ये चीज नोटिस की थी आपने, ये चीज आपने देखी कि नहीं देखी, ये देखो लास्ट वाले कठिन थे कि नहीं थे, ये इधर वाले देखो जरा ताकि आप जाओ तो हंसते मुस्कुराते हुए जाओ। पहले बताओ ये सवाल समझ में आया, ये वाला, और उसके बाद ये वाला है, और ये वाला, ये भी आ गया था, x समानुपाती था 3y-2 के, ये वाला समझ में आ गया था, ये भी आ गया था, यही सबसे खतरनाक था। कहते सीखना ही नहीं है। इस सवाल में यह था कच्चे माल की कीमत 15 बढ़ गई तो 100 थी, और 100 से कितनी बढ़ गई, 15% बढ़ गई, तो कच्चा माल रॉ मटेरियल लेबर कॉस्ट मिलके ही कुल लागत आती है भाई, कुल खर्चा आपका जो भी होगा। लेकिन सबसे बड़ी कठिन ये चीज है, ये निकालना
अब इसको निकालने के लिए कैसे बोला उसने, इसने उसने दोनों चीजों को कंबाइन करके बोला एक सेंटेंस में। उसने ये नहीं बोला कि ये वाली जो है इस वाली का 25% होगी, ये वाली इस वाली का, उसने लैंग्वेज घुमाई। कैसे घुमाई? श्रम लागत यानी लेबर कॉस्ट कच्चे माल की लागत के 25% से बढ़कर, जब से बढ़कर बोलता तो मैं उसको 125 कर रहा था, मैं खुद भी कंफ्यूज हो रहा था कि 25% जब बढ़कर तो मैं 125 कर रहा था फिर, लेकिन आगे लैंग्वेज नहीं समझ में आ रही थी, है ना। तो लैंग्वेज ये श्रम लागत कच्चे माल की लागत से 25% से बढ़कर, 25% से बढ़कर बढ़कर कच्चे माल की लागत, कच्चे माल की लागत का 30% हो गई है। 25% से बढ़ करके कच्चे माल की लागत का 30% हो गई है, यानी वहां पे 25% थी और यहां पे कच्चे माल की लागत का कितनी हो गई है? 30% हो गई। वहां पे कच्चे माल की लागत का 25% थी और यहां पे कच्चे माल की लागत का कितना हो गया? 30% हो गई। तो ये टोटल वैल्यू इधर आ गई। टोटल वैल्यू यह कह रहा है कि कच्चे माल में कितना उपभोग में कमी करें ताकि लागत उसका समान रहे, यानी कि ये वैल्यू आपकी क्या रहे? समान रहे। यानी इसको कितने परसेंट की इसमें कमी कर दें, कितने परसेंट की बेटा क्या कर दें? कमी। फिर वही इन दोनों का डिफरेंस लिखेंगे, कम है तो नीचे ज्यादा वाली वैल्यू गुणे 100। कैलकुलेशन करते हैं 25 छक्का 150 काट देंगे। हमने अप्रोक्सीमेशन में 25 माना और 150 माना। 25 छक्का 1/6 का वैल्यू ये होता है, लगभग में क्या मार देंगे। तो शुरुआत में सारे कठिन थे और फिर ये मैंने क्या डाल दिया? आसान डाल दिया। तो आपके लिए थोड़ा सा क्या हो गया? इजी हो गया। चलो पीडीएफ को एक काम करना जनू, पीडीएफ को ग्रुप में मत डालना, पीडीएफ हमें भेजना बस केवल, ठीक है। क्योंकि हम पहले आपको क्वेश्चन पीडीएफ देके सबको जो है एकदम वो करेंगे, ताकि हर बच्चा क्वेश्चन पीडीएफ खोलेगा, लगाएगा उसमें। शुरुआत में तो उसे दिक्कत होगी, वो बंद कर देगा पीडीएफ, है ना। और ये नहीं जानता है कि आखिरी में सब क्या रखे थे? आसान सवाल है। और पेपर में भी ऐसा ही होता है। हो सकता है शुरुआत के सवाल तुम्हारे क्या कर दिए जाए? आसान डाल दिए जाए, है ना। हो सकता है शुरुआत के सवाल क्या कर दिए जाए? कठिन डाल दिए जाए। और लास्ट वाले क्या हो जाए बेटा? लास्ट वाले क्या होता है? आसान हो। तो ऐसा एग्जाम में भी होता है, याद रखिएगा। लेकिन आज आप लोग बहुत सारी चीजें सीखे होंगे। जैसे एक मैंने 3 के मल्टीपल वाली ट्रिक बता दी, उसमें पूरा ढूंढने की जरूरत ही नहीं थी। अब आपको तो हम तो 2 दिन से कराए, तुम्हारे नहीं 2 दिन से हमने वही तो कराया था। यूपी कांस्टेबल का पूरा पीवाईक्यू पीछे परसेंटेज का करवाया है और प्रॉफिट लॉस का करवाया है पूरा। देखो वो तो ये है कि ऑनलाइन तो थोड़ा ही थोड़ा जाता है, ऑफलाइन में असली क्रीम आती है। ऑनलाइन में तो थोड़ा ही मटेरियल जा रहा है ना। तो प्यारे साथियों, आज का सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए जिन विद्यार्थियों ने सेशन को देखा है, जिनको अच्छा लगा है और अगर वो चाहते हैं यूपी पुलिस के पीवाईक्यू इस तरह से आपको और सारे कराएं, तो एक बार सेशन को बेटा लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद, थैंक यू।